गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे मैंने आपको बताया था, आज हमारे साथ वेबिनार में अविनाश सर एंड रिनी मैडम हैं। इन्होंने 2015 में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर किया था एंड बेस्ड ऑन दैट अविनाश सर अभी आईआरपीएस उनको सर्विस एलोकेट हुआ था, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, एंड रिनी मैडम को इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, दैट इज आईआरटीएस। तो अभी वो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। पूरे इंटरेक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट वन में वो आपके साथ शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस, कैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहिए, क्या क्या डिफिकल्टी उन्होंने फेस किया था और उसको कैसे उन्होंने सॉल्व किया था। एंड सेकेंड पार्ट में आपके कुछ स्पेसिफिक डाउट हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं अब अविनाश सर एंड रिनी मैडम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस सेशन को स्टार्ट करें। सर मैडम आप स्टार्ट कर सकते हैं सेशन को। थैंक यू सर एंड वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। सबसे पहले सर प्रीलिम्स मेन सारा स्टार्ट करूं या फिर आंसर राइटिंग के बारे में फोकस करें? आप जैसे आप स्टार्ट करें, लिबर्टी आपका है। ठीक है सर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आप क्यों सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हो, ये बात आपके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर इसलिए होनी चाहिए कि अगर ज्यादा मतलब आप एफर्ट दे सकते हो, अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। एंड ऑल्सो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी आंसर राइटिंग, आपके एस्से राइटिंग, आपके इंटरव्यू, हर चीज में रिफ्लेक्ट होगी। सर आवाज क्लियर है? यस यस मैडम, क्लियर है, प्लीज। ओके, ठीक है। हाँ, सो तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है? तैयारी की शुरुआत हमें बहुत सिंपल करनी है। जरूरी नहीं है आप दिन में 10 घंटा पढ़ो, मतलब मत पढ़ो। 10 घंटा पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। आप लेकिन आप कोई फिक्स नंबर ऑफ आवर्स हैं जो रोज पढ़ना है। जैसे 2 घंटा ही है तो 2 घंटा रोज पढ़ना है, उसमें कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। होली हो, दिवाली हो, 2 घंटा मुझे डेली पढ़ना है, ऐसा एम बना के स्टार्ट कीजिए। उसको धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए और 2 से आप 5 पे जाइए, 10 पे जाइए, लेकिन 2 तो रहेगा। कम आने पे भी 2 तो रहेगा। इस तरह से मेरा तैयारी करने का तरीका तो यही था। उसमें सर कुछ चीजें मैंने मस्ट अपनी इंक्लूड की थी कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। और सेकंड एम मेरा ये था कि जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है, जैसे मेरे लिए पॉलिटी और हिस्ट्री बहुत टफ था बिकॉज मैं साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ। तो सबसे पहले मैंने पहले 2-3 महीने में पॉलिटी और हिस्ट्री पूरी पूरी खत्म की, उसकी मतलब इंक्लूडिंग मेंस आंसर राइटिंग। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं कि पहले टफ वाली चीजें खत्म कर लो, तो थोड़ा सा मेंटली आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और आराम भी आ जाता है और आप फ्लो में भी आ जाते हो। अच्छा, इसके बाद अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, तो प्रीलिम्स की कोई अलग से बहुत तैयारी नहीं की जाती है। आप तैयारी पूरे सब्जेक्ट की करते हो, प्रीलिम्स प्लस मेंस। जैसे जैसे आपका एग्जाम क्लियर नियर आता है, जैसे जनवरी आ गया, तो आप थोड़ा प्रीलिम्स पे फोकस हो जाते हो। फोकस होने का मतलब ये है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। जैसे सर मैंने अपने प्रीलिम्स देते टाइम, अगर मैं सारे सब्जेक्ट के मानू 2-2 हजार क्वेश्चन, तो आई हैड सॉल्व सम 20,000 क्वेश्चन। सो दैट एटलीस्ट अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है 20,000 में से, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। 20,000 नहीं तो आपको 10,000 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। आप 2 घंटा बैठिए। जैसे आपको 2 घंटा बताया, तो जिस दिन बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, आपसे लेटेस्ट के घर में कोई फंक्शन है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर उस दिन सॉल्व कर लेती थी कि एटलीस्ट 2 घंटे प्रोडक्टिव हो जाए। प्रीलिम्स इज अबाउट रिकग्नाइजिंग, बिकॉज आपके पास आंसर उसमें दिए हुए हैं और आपको उनमें से रिकग्नाइज करना है करेक्ट आंसर। और मेंस इज अबाउट रिकॉलिंग एंड प्रोड्यूसिंग इट। तो मेंस से मैं शुरुआत करूंगी, वहीं से तैयारी की शुरुआत भी होती है। मेंस में आपको सब्जेक्ट को पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करना है, लेकिन सर ने आपको बताया ही होगा, जो एग्जाम का लेवल है वो कहीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच वाले कोर्स का है। उसका लेवल मतलब ग्रेजुएशन थोड़ा सा हाई होता है, तो आपको उसी लेवल के हिसाब से तैयारी करनी है। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं, लेटेस्ट से कोई एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका ये था मेरा कि पहले पूरा 12th तक का एनसीईआरटी, 6 से 12th तक का एनसीईआरटी कंप्लीट किया, जिसमें 11th और 12th बहुत एक्सटेंसिव है। और इसके अलावा एटलस जो होती है, एटलस से रिलेट करना सीखिए। चीजों को रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका जो गुजरात स्टेट है, तो गुजरात स्टेट में आपको पता है कौन सी सॉइल होती है? ब्लैक सॉइल होती है, राइट? ब्लैक सॉइल का नाम ही है ब्लैक कॉटन सॉइल। इसका मतलब ब्लैक
कॉटन जहाँ पे बनता है, कॉटन बनता है तो नेचुरली वहां पर क्या होगा, वहां पे क्लोथ मिल्स होंगी। क्लोथ मिल्स होने से, जैसे पता चला क्लोथ मिल्स हैं तो आपकी इकोनॉमी आ गई। ठीक है, इकोनॉमी आने से यू नो कि एक तो हमारी क्लोथ मिल्स हो गई, दूसरा क्या है, गुजरात में हमारे पास इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, पोर्ट्स होंगे, पोर्ट्स होंगे तो ट्रेड होगा, ट्रेड होगा तो इकोनॉमी कंपैरेटिवली बेटर होगी एज कंपेयर टू अ स्टेट जहां पर की एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। इस तरह से आपको आपकी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सबको रिलेट करना सीखना है। ये चीज आपकी आंसर राइटिंग में जैसे ही आने लग जाएगी, आपके आंसर की क्वालिटी बहुत ज्यादा सुधर जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आंसर लिखने कैसे हैं, आंसर हमें ऐसे लिखने हैं, जितना हो सके आंसर को इलस्ट्रेटिव बनाइए। इलस्ट्रेटिव बनाने का मतलब ये नहीं कि 200 वर्ड के आंसर में मैंने 400 वर्ड लिख दिए। इसका मतलब ये है कि पॉइंट वाइज आंसर हो, अगर उसमें कुछ फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो, फिगर्स बहुत क्लियर हो, जहां हो सके मैप बनाने की कोशिश कीजिए, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी, मैप बनाएंगे एकदम क्लैरिटी दिखती है। डायग्राम्स बनाइए, छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स बनाइए। और इसी तरह से अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे तो आप देखेंगे आपका दिमाग बहुत क्लियर हो गया है थॉट्स के लिए। आप जो भी पढ़ रहे हो उसको एक फ्लो चार्ट में बनाने की कोशिश किया करो। हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में फ्लो चार्ट बनाओ कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। रिवीजन में भी आसानी होगी और आपके आंसर राइटिंग में बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन आएगा इस चीज का। आप बताएं कुछ। मैं सबसे पहली चीज जो हम दोनों बैठे हैं इसका एक रीजन ये भी है कि बहुत लोग क्या करते हैं, जब एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे इंटरव्यू पढ़ते हैं, देखते हैं कि लास्ट जो उनका पड़ोसी था या जो उनके सिटी का था या कोई भी जो उनसे रिलेटेड है अनरिलेटेड है, देखते हैं कि उसकी अप्रोच क्या है और उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। हम दोनों का यहाँ बैठने का एक जो रीजन है वो ये है कि आप समझे कि दो लोगों की अलग तैयारी के अप्रोच हो सकते हैं और दोनों का तैयारी का अप्रोच उनके कंडीशंस पे होता है, उनके मेंटल कंडीशन पे होता है, उनकी वर्किंग स्टाइल पे होता है, उनके ऊपर क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं उनके ऊपर होता है। तो सबसे पहले तो ये अपने आप को समझना होगा कि आपकी क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। मतलब यदि आप वर्किंग है तो आपकी आपकी पढ़ाई का तरीका बिल्कुल अलग होगा जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनसे, क्योंकि आपके पास मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? यस यस क्लियर है अविनाश सर। हाँ। रिकनेक्ट हो गया, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो मैं जहाँ कह रहा था कि हर किसी का अप्रोच अलग अलग हो सकता है इसमें करने का, तो ब्लाइंडली किसी को आप मत फॉलो करिए। इस पे एक दो मिनट में फिर से बताना चाहूंगा। जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट है और वो सेकेंड ईयर है या थर्ड ईयर है, तो उसको ये समझना होगा कि उसकी अपनी कॉलेज की पढ़ाई में और रेगुलर प्रिपरेशन में उसको कितना टाइम देना है। सिमिलरली यदि कोई वर्किंग में है, यदि काम कर रहा है, तो उसको ये समझना होगा कि मेरे वर्किंग पे इसका मेरे प्रिपरेशन पे एडवर्स इंपैक्ट आ रहा है। तो एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इसमें बैलेंस इसलिए जरूरी है कि आप अपने पढ़ाई की कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कॉलेज में हैं और आप शुरू के 2 महीने पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब कॉलेज का एग्जाम आया तो आपकी टेंशन में ना तो आप कॉलेज को ध्यान दे पाएंगे और ना प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो एक बार अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ जानने के बाद अब हम आते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिलेबस समझना, क्योंकि बहुत लोग न्यूज़पेपर पे सीधे जंप करते हैं और पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और कहेंगे 2 घंटे 3 घंटे न्यूज़पेपर में वेस्ट हुआ टाइम, लेकिन वो नहीं करना है। सबसे पहले सिलेबस आप समझिए कि किस हेडिंग के अंदर कौन सा टॉपिक एक्चुअल न्यूज़पेपर में आपको पढ़ना है। ये इस तरह समझिए, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। यदि आपको कोई एक रैक दिया हुआ है, उसमें से कोई सामान निकालना है, यदि आप अरेंज करके नहीं रखते हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा। उसी तरह न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, यदि आपको सिलेबस पता है आप पिन पॉइंट करके उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, तो इससे आपका टाइम बचेगा। अब यदि हम प्रीलिम्स और जैसे मेंस की बात करें, तो जैसे पहले कहा गया था कि प्रिपरेशन दोनों की अलग अलग नहीं हो सकती है। आप प्रिपरेशन जब करते हैं थोड़ा प्रिपरेशन होता है और उसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ के प्रीलिम्स और मेंस लिख सकते हैं। इसमें जो जनरली लोग तैयारी करते हैं वो शुरू में ये कहते हैं कि हमें या तो आंसर्स पता हो जाए या मेंस के सब क्वेश्चंस हम देखने लगते हैं। वो नहीं करना चाहिए कभी भी, मतलब वो मेरा अप्रोच है। हो सकता है आप ना भी इस चीज को फॉलो करें, लेकिन मेरे अप्रोच में कभी भी आप अपने आप को क्वेश्चंस के ही पर्सपेक्टिव से प्रिपरेशन ना करें। रीजन ये है कि यदि आप क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से प्रिपरेशन करते हैं तो आप
एक लूप में फंस जाते हैं। आप केवल या तो टफ चीजों को देखेंगे या तो आप केवल उन फैक्ट्स को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। तो आपका डायनेमिक होना, जो पढ़ाई में डायनेमिक होना होता है, वो आप नहीं हो पाएंगे। तो उसके बाद यदि हम बात करें, सर हम क्वेश्चंस लेके करते हैं क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, फिर यदि हम जाने की कैसे कितने लोग हैं तो इजी होगा। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्वेश्चन और सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप एक एक करके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सर मैडम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट फेस कर रहे हैं एग्जामिनेशन में तो आप पूछ सकते हैं एक एक करके। यस हाँ, यस विशाल, आप पूछिए सर। अभी आपने जो बताया कि ये एग्जाम होती है, कॉलेज की एग्जाम होती है, तो कॉलेज की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, तब 1-2 महीने तो यूपीएससी की प्रिपरेशन होती ही नहीं है, तो इसको कैसे अप्रोच? यार देखो, मैंने अगेन आपको बताया कि आपको अपना ब्रेक नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपके कॉलेज की एग्जाम चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उस टाइम अपना सीसेट का पेपर लेके बैठ जाओ। अगर आप 2 महीने डेली सीसेट का एक पेपर सॉल्व करते हो, या फिर आप 1 घंटा लेके एस्से लिख लो, एक एस्से लिख लो, ठीक है। एक एस्से लिखना वही बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 घंटा तो बैठ ही सकते हो। उसमें भी 1 घंटे में नहीं, एक्चुअली लिखोगे तो यार 40 मिनट्स नहीं, 20 मिनट तो टाइम पास करोगे, थोड़ा बहुत इधर देखोगे, ठीक है। तो क्या होगा ना, ब्रेक नहीं लगेगा और सब कुछ नया नहीं लगेगा दोबारा से, समझ रहे हो। कॉलेज के साथ तो मतलब कुछ भी ऐसा ढूंढ लो जो आपको बहुत पसंद हो। लेटस से एटलस ही देख लिया, एटलस उठाया, 2 घंटे एटलस पढ़ लिया, सिर्फ हमने यही देख लिया कि कौन कौन सी रेंजेस हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं, ठीक है। बस इतना करना है, तो ब्रेक नहीं उससे होगा आपका कुछ भी। मैम बट वी आर बिगिनर्स, हम लोग सीसेट का पेपर अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते और ऐसे तो लिख ही नहीं सकते हैं क्योंकि हम अभी एनसीईआरटी में। ऐसा किसने कहा ऐसे नहीं लिख सकते हो? ऐसे की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हो सकती है यार, लिखना तो आता ही है ना। अब मैं बोलूंगी कि चलो ऐसे लिखो कि अहमदाबाद इज द कैपिटल सिटी एंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन गुजरात, तो इस पे लिख सकते हो ना ऐसे। हाँ लिख सकते हो। हाँ लिख तो सकते तो बस ऐसे ही लिखना है, इतना ही लिखना है। या फिर मैं आपको बोलूंगी आप लिखो कि हाउ कोरोना हैज इंक्रीज माई क्रिएटिविटी, इस पे लिख सकते हो ना ऐसे। हाँ लिख सकते हैं, बस ये लिखना है। बस जो आपका पेपर और पेन है ना, पूरी तैयारी लिख के करनी है, क्योंकि जो यूपीएससी की मेंस है वो एक आंसर राइटिंग मैराथन उसे मान लो आप, ठीक है। बहुत लंबा पेपर लिखना होता है और नॉन स्टॉप लिखना होता है। एंड अगर अपने हाथ ही ट्रेन आप कर लो ना, सिर्फ यू आर ओनली ट्रेनिंग योर हैंड्स टू राइट फॉर 1 आवर और 2 आवर्स, दैट इज मोर देन इनफ। और ये कभी सोचना ही नहीं है कि मैं ऐसे नहीं लिख सकता, बिकॉज सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, छोटे बच्चे तो हो नहीं क्लास 1 में पढ़ने वाले की लिखना नहीं आता है। तो मतलब देखो यार, वंस यू हैव, आप अगर दिमाग से जीत गए हो ना, फिर बस डेट डिसाइड होना बाकी होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो अच्छा लाइफ में कर ही लोगे। तो क्वालिटी में डिटर कि आपकी क्वालिटी और मेरी क्वालिटी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो, और वो आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैम एग्जाम से सब होते हैं तो 1 मंथ तो हमारा न्यूज़पेपर रीडिंग और वो सब तो मिस होता ही है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग यार देखो, न्यूज़पेपर नहीं भी रीडिंग कर रहे हो ना, न्यूज़पेपर खोल के उसमें फोटोज देख लिया करो जरा, इसमें तो इंटरेस्ट आ सकता है ना। फोटो तो पढ़ ही सकते हो, है ना, आधा घंटा ही। तो देखो, दिमाग को ना ऐसे फीड करना है कि भाई हम तेरे साथ हैं और तेरा एक्चुअल काम यूपीएससी है, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर पहले दिन सिर्फ फोटो देखोगे, अगले दिन एक आर्टिकल भी पढ़ लोगे, दूसरे दिन शायद 2 आर्टिकल पढ़ लो, तीसरे दिन फिर फोटो पे आ गए, ठीक है। मिक्स एंड मैच चलता रहेगा। लेकिन अगर मान लो आप खुद देखो, आप एक बच्चा है जो कि सिर्फ डेली अखबार खोल लेता है, और दूसरा है जो 1 महीने से चट्टा बना के बैठा हुआ है, कौन बेटर कंडीशन में होगा कॉन्फिडेंस वाइज? जो खोल लेता है, खोल रहा है ना। तो मेरा तो यही मानना है कि यार कुछ भी ना हो तो बुक खोल के ही बैठ जाओ, कुछ एक लाइन तो समझ में आएगी, दिमाग तो ट्रेन होगा ना लंबा। मतलब देखो, लॉन्ग सिटिंग जो होती है ना, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो आर्ट में हो, म्यूजिक में हो, पढ़ाई में हो, उसके लिए ना बॉडी और माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। जैसे ऑफिस में बैठने से शायद मैं बहुत लॉन्ग सिटिंग्स कर लेती हूँ, 10-12 घंटे बैठ लेती हूँ। आज का मेरा जॉब ऐसा है कि एट टाइम्स 20-20 घंटे आई एम इन ऑफिस, ठीक है, बिना मतलब ज्यादा
टेंशन हुए बिना हो जाता है मैनेज। ऐसा पहले नहीं था, ट्रेन किया ना बॉडी को, माइंड को कि भाई ऐसा भी करना है हमको। अभी तो कभी शुरू में क्या होता है कि 20 मिनट बैठा नहीं जाता, 20 मिनट में बेचैनी होने लगती है कि थोड़ा बाहर टहल लेते। तो बॉडी और माइंड को आपको ट्रेन करना है पढ़ने के लिए, ठीक है। मैम, I wanted to ask, when is the time that we actually start making notes? Because we're starting from NCERTs, let's say. So it's not like we're going to make notes of every class, be it 6th or 7th. So when is the time that we actually start making notes about everything? What are notes? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है नोट्स क्या होते हैं। नोट्स ये होते हैं, अगर मान लो मैं कोई बुक भी पढ़ती हूँ ना, स्टोरी बुक, मेरा ये मानना है, बुक पढ़ा, बुक को 8 या 10 पेज में या 8 लाइनों में मैं समराइज कर लूं, ताकि अगर मुझसे 2 साल बाद कोई पूछे कि आपने ये बुक पढ़ी थी और बुक में क्या था, तो रादर देन रीडिंग द होल 600 पेजेस, मैं उन 10 पेज को पढ़ना पसंद करूंगी और एकदम सब कुछ रिकलेक्ट कर लूंगी कि देखो ये इस बुक में था। सिमिलरली नोट्स आप 6th क्लास के हैं, 6th क्लास अगर आप कॉन्फिडेंट हो 6th क्लास को सब कुछ मुझे याद है, तो आप मत बनाओ। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि यार 1-2 ऐसे टॉपिक होते हैं 6th क्लास में भी जो मुझे नहीं याद थे, मतलब ग्रेजुएट होने के बाद भी, उनको लिख लो, ताकि दोबारा 6th क्लास की बुक ना पढ़नी पड़े, सिर्फ 2 पेज पढ़ के काम चल जाए मेरा। तो नोट्स आपको डे 1 से बनाने चाहिए और अपने हैंड्स को ट्रेन करो। उतना लिखोगे ना, उतना दिमाग, माइंड, मतलब आपका माइंड और आपके हैंड्स और आपका पेन तीनों आपस में कोऑर्डिनेट होके काम करना शुरू करेंगे। तो थैंक यू मैम। मैम हाँ जी बोलिए। मैम एक्चुअली मैं अभी कॉलेज के सेकंड ईयर में हूँ, तो ये मुझे यूपीएससी के लिए अभी कितने घंटे पर्टिकुलर पढ़ना ही चाहिए, और कॉलेज की स्टडी के साथ दोनों को मैनेज करते हुए ऐसे वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है। तो कॉलेज का पढ़ाई करते करते यूपीएससी का रह जाता है, तो वो कोऑर्डिनेट नहीं होता है। तो जैसे पर्टिकुलर कितना टाइम देना ही है मुझे ऐसे रोज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक मतलब अच्छा भी है और हर किसी को ये फेस होता है, ऐसा नहीं है। जो पढ़ रहे हैं उनको भी होता है, जो जॉब में उनको भी होता है, जो बिना जॉब की तैयारी करते हैं उनको भी होता है कि ये सही टाइम हम यूपीएससी में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, है ना। तो डिपेंडिंग और जैसा तुम्हारा डेडिकेशन है उस अनुसार से तुम यदि 5 घंटे भी दोगे तो भी कम लगेगा, और यदि तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा हो गया, मतलब 2-3 साल पुराने हो, तो 1 घंटे भी दोगे तो लगेगा कि नहीं अच्छा पढ़। तो पहले मैं कुछ आंसर्स दूंगा। पहले किसी ने पूछा कि कॉलेज में एग्जाम आता है तो एग्जाम के समय पढ़ाई नहीं हो पाती है ना, एग्जाम के समय आप यूपीएससी नहीं पढ़ पाते हो, तो उससे ही इंपॉर्टेंट है कि आप किसी कोचिंग को, किसी न्यूज़पेपर को फॉलो करें। आप सबके पास स्मार्टफोन है, आप जूम से कनेक्ट हो रहे हो, तो मोबाइल में हिंदू की ऐप आती है, इंडियन एक्सप्रेस की भी ऐप आती है, आप उसमें केवल सुबह उठ के यदि हेडलाइंस ही फॉलो कर लो, ठीक है, तो उससे भी आप अपने आप को रिफ्रेश कर रहे हो न्यूज के साथ। पहला। दूसरा, आपके फ्रेंड सर्कल यदि ऐसी है जिसमें आपके फ्रेंड सर्कल में जैसे आप डिनर के बाद वॉक के लिए जा रहे हो, तो वो लोग केवल इस टॉपिक्स पे बात करते हैं, तो आप उनकी बातें सुन के भी अपने आप को, अपने करंट अफेयर्स को बढ़ा सकते हो। तो ये 2 चीज भी यदि आप करते हो तो कॉलेज में आप लैग नहीं करोगे। फिर किसी ने पूछा कि एसे राइटिंग के बारे में, तो हम इतने सारे सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ते हैं यूपीएससी में, रीजन क्या है, या न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है। एसे राइटिंग बचपन में भी किसी बच्चे को कहोगे कुछ लिखने के लिए, तो वो 1 पैराग्राफ लिख देगा, भले ही इमेजिनरी लिखे, अनरियल लिखे, लेकिन लिखेगा जरूर। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, तो हमारे एसे में हम उस फैक्ट को डाल सकते हैं, हम फिगर्स रख सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं, तो उससे क्या होता है, एसे का वैल्यू बढ़ता है, इनरिच होता है एसे। और जितना ज्यादा आप लिटरेरी मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उतना ज्यादा एम्बिलिश कर सकते हो, उस कंटेंट को एम्बिलिश कर सकते हो, फ्लो ला सकते हो। तो एसे राइटिंग खुद में एक एक्सरसाइज है। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा यूपीएससी में, वैसे वैसे आपका एसे और ज्यादा इनरिच होगा, है ना। तो उससे नहीं डरना है कि अभी मेरे को कंटेंट नहीं करता। फिर आपकी बारी आती है, लास्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा कि मैं कैसे पढ़ूं, मतलब कितना घंटा पढ़ूं। तो देखो ये बहुत बड़ा ना क्या बोलूं, एक क्वेश्चन है, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए है कि एक बार में जैसे आप शुरू करते हो कॉलेज या कोई भी बुक शुरू करते हो, तो उसमें चैप्टर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, है ना, इसका चैप्टर होता है, ये सेमेस्टर होता है। बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर, बीटेक थर्ड ईयर, बीटेक 4th ईयर। आप सीधे यदि 4th ईयर में चले जाओगे तो प्रेशर आएगा,
सीधे चैप्टर 13 पे चले जाओगे, चैप्टर 1 से चैप्टर 12 को छोड़ के, तो टेंशन होगा। तो ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। आप तो सेकेंड ईयर में ही हो, तो आपको टाइम बहुत है, तो अपना लेवल ग्रेजुअली वो आप खुद डिसाइड करो। और मतलब यदि आप कोचिंग सेंटर फॉलो करते हो या न्यूज़पेपर फॉलो करते हो ना 1 साल तक, यदि केवल आप न्यूज़पेपर ही फॉलो करो 1 साल तक, तभी 1 साल के बाद यदि आप किसी भी डिस्कशन में इन्वॉल्व होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डिस्कशन की क्वालिटी बढ़ जाएगी। केवल ओपिनियन, अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं रहेगा, फैक्ट फिगर बता पाओगे। इसका मतलब है आपका बेस तैयार हो रहा है। और सिलेबस पता है, तो यदि यूपीएससी से रिलेटेड कोई डिस्कशन हो रहा है और आपने सिलेबस कवर करना शुरू किया किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और आप उसको एक एक चैप्टर भी पढ़ रहे हो, और 1 साल के बाद यदि आप उस डिस्कशन का पार्ट बनो, वैल्यूएबल इनपुट दे सको, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं। तो स्पेशली कॉलेज वाले जो स्टूडेंट हैं वो इतना टेंशन लेके मत पढ़ाई करो, कॉलेज पे फोकस करो, और किसी एक या तो न्यूज़पेपर को या कोचिंग सेंटर को या किसी भी ट्यूटर को, मेंटर को, गाइड को, फ्रेंड को फॉलो करो जो सिंसियरली यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। दैट विल बी सफिशिएंट। नेक्स्ट डाउट आप पूछ सकते हैं सर। हाँ बताओ सर, अभी बिगिनिंग में जब प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करें या मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें या इंटरव्यू की तरह इंटरेक्शन करने का ट्राई करें? आप क्या पढ़ते हो? बीएससी कर रहा हूँ सेकंड ईयर में। बीएससी सेकंड ईयर में हो ना? फिजिक्स। अभी तो देखो आप अभी तो बहुत टाइम है, आप सिंपल एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो, बहुत इजी होगा क्योंकि अभी जस्ट 12th किया है थोड़े टाइम पहले, ठीक है, तो ऑलरेडी टच में हो। और साथ में न्यूज़पेपर को देखना शुरू करो, मतलब कुछ नहीं तो उसे देख लो ताकि उसे देख के डर ना लगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हिंदू वगैरह पढ़ने से बच्चों को बहुत डर लगता है बिकॉज बहुत बोरिंग सा होता है, कलर फोटो भी नहीं आती है ना। तो डर, जितने भी डर है दिमाग में सब निकाल देने हैं। एटलस देखो, एटलस लाइक मेरे को एटलस पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और मुझे लगता है मैंने बहुत सारी ज्योग्राफी सिर्फ एटलस देख देख के ही पढ़ ली थी। एटलस देखो, जो इंटरेस्ट है जिस चीज में, आप कभी जाते हो साबरमती आश्रम जाते हो, सब कुछ देखो साबरमती में क्या क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री की बुक में काम आएगा। बहुत इंक्विजिटिव बनो, जहां भी जिस प्लेस को विजिट करो वहां के म्यूजियम्स के बारे में पता करो। अभी ये वाली स्टेज है आपकी, और थोड़ा थोड़ा टाइम दो। मतलब अगर आप लेटर से एक दिन सिर्फ 2 घंटे एटलस भी देखा तो आपने यूपीएससी के लिए कम से कम 1% तो पढ़ा है आज, ठीक है। तो सेकंड ईयर के बच्चों को टेंशन नहीं लेना है, कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करनी है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करनी है। ओके मैम, ऋषिकेश हियर। हाँ यस मैम, एक्चुअली जस्ट अ सेकंड मैम, मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है और सीसेट से थोड़ा डर लगता है मैम कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाता। कभी भी लेक्चर चल रहा होता है तो सीसेट में मैम दूसरे बच्चों के साथ मैं कंप्लीट नहीं कर पाता, वरना मैं खड़ा होकर बाहर चला जाता हूँ, ऐसा होता है। दूसरे सब सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं सर, मैथ्स से बहुत दिक्कत आती है। तो सर पहले क्या स्टार्ट करूँ मैं? देखो सीसेट में फर्स्ट ओके सबसे पहले तो मैथ्स का कुछ परसेंटेज है, ऐसा नहीं है कि 100% मैथ्स आता है, ठीक है। वो 30 या 40% भी है। अगर आप 30% में 20% भी कंप्लीट कर लिया तो मैम एक्चुअली बहुत आवाज आ रही है मैम। हेलो हेलो, बहुत आवाज आ रही है। और का साउंड आ रहा है किसका? और कोई म्यूट कीजिए प्लीज। मैडम 1 मिनट। यस मैम। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही आप अनम्यूट करना अपने ऑडियो को, बाकी लोग म्यूट रखना, अदरवाइज डिस्टरबेंस बहुत आएगा। तो ऋषिकेश आपने क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद आप म्यूट कर लेना अपना ऑडियो। ओके ओके मैम। देखिए इसमें अगर लेटर से आपका मैथ्स, मैं अगर ये मान लो कि आप मैथ्स में एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे तो पहले तो इंश्योर करो कि बाकी सारे क्वेश्चन करेक्ट करोगे, ठीक है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन छोड़ के आना, लेकिन बाकी 50 करेक्ट हो तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, सी सेट तो क्लियर हो जाएगा। और 30 में से 10 तो ठीक कर ही सकते हो, इतना तो प्रैक्टिस के लिए टाइम है अभी, ठीक है। तो अगर मान लो मेरा कोई भी एक सब्जेक्ट वीक है, जरूरी नहीं है कि उसके बेसिस पे मेरा एग्जाम क्वालिफाई ना हो सके, ठीक है। उसको मैं थोड़ा सा ठीक करूंगी और अपनी जो स्ट्रेंथ है उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगी। अगर मैथ्स वीक है तो इंग्लिश अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, जो एनालिटिकल पार्ट आता है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, और मैथ्स भी थोड़ा थोड़ा वर्क करो उस पे, डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करो, तो यू विल रियलाइज कि 30 में से 10 क्वेश्चन तो सही कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन ये सोचना कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है और मैं इसलिए तैयारी नहीं कर सकता, ये पता है खुद को धोखा देने वाली बात होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी बहाने होते हैं जो हम बनाते हैं, वो बहाने नहीं बनाने हैं, हमें खुद से सच बोलना है कि भाई बाकी तो इतना अच्छा आता ही है और मैथ्स में मैं थोड़ा सा वर्क तो कर ही सकता हूँ, है ना? यस मैम। इसको ऐसे लेना, इसको ऐसे पॉजिटिव तरीके से लो कि जैसे मानो मैं 7th क्लास का मैथ्स का क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे साथ वाले लोग कर पा रहे हैं, तो मुझे शर्मिंदगी फील होती है, जो कि नेचुरल चीज है। अब यदि मैं 7th में चुपचाप रहा और 8th का सब्जेक्ट आ गया तो मुझे और डर सा लगता, तब डर पे कन्वर्ट हो जाएगा, शर्मिंदगी से डर पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि 6th को देखो, 6th समझ में नहीं आया तो 5th को देखो। एक लेवल ऐसा आएगा जब आपको पता चल जाएगा कि आपका डर किस बेस पे बैठा हुआ है, फिर उस पर वर्क करना शुरू करो धीरे धीरे। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ही किसी कोचिंग की होगी ना ही किसी मेंटर की है, वो आपकी है। थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, क्योंकि अब जो भी यूपीएससी का टॉपिक देखोगे, चाहे इकोनॉमिक्स है या ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है या इंटरनेशनल रिलेशन है, सारी चीजें नहीं होंगी, है ना? तो ये तो बहुत जगह बहुत सारे फैक्टर्स में क्या रस नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। लेकिन जैसा पहले बोला गया था, किसी भी आर्ट फॉर्म की तरह होता है, म्यूजिक पेंटिंग की तरह होता है, कई दिन आपका मन नहीं भी करेगा लेकिन आपको बैठ के करना है वो, ठीक है? तो एक प्लान वे में करो, यदि कॉलेज में हो तो प्लान वे में करो, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ओके सर। और सर मैथ्स के लिए कौन सी बुक उठाऊं पहले, अगर प्रैक्टिस करनी हो तो मुझे? यार 8th क्लास तक की बुक जो है ना, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर तुम खुद बुक लिख देना एक, ठीक है? सीसेट पर इतने इसी लेवल का बस आता है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? इतना बस 8th क्लास तक की बुक्स पढ़ लो बढ़िया से, उसके बाद 1-2 सवाल नहीं आएंगे तो वो किसी को भी नहीं आएंगे, इतना ही सोचना, ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, अभिषेक शुक्ला आपने हैंड रेज किया है, आप डाउट पूछ सकते हैं। हाँ मेरे को ये था कि मैम मतलब आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, मतलब दूसरा ये था कि जैसे कि मैंने जैसे कि जियोग्राफी अभी स्टार्ट किया है, तो ये जो एनसीईआरटीज हैं इसमें से नोट्स किस तरह एफिशिएंट बनाए कि मतलब जो काम का लगे। जैसे ऐसा नहीं कि बुक्स तो पढ़ ले रहे हैं, बट कौन सा टॉपिक को लेना सही है, कौन सा टॉपिक को मतलब हाँ ये ठीक है चलो ओके टाइप है, ये था। और दूसरा न्यूज़पेपर में जो है, न्यूज़पेपर में से किस तरह का बनाना है नोट्स में। जैसे कि कुछ तो चलो न्यूज में पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख सकते हैं, बट कुछ है ना जो आर्टिकल होता है, एडिटोरियल जो पे होता है, एडिटोरियल में भी कुछ कुछ होते हैं जो इग्नोर कर सकते हैं और कुछ कुछ होते हैं जिसमें से बनाना चाहिए। तो बस वही है कि किस तरह ध्यान देना। ओके यार, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी? मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल थी कि पढ़ाई करते रहो डेली, थोड़ा मतलब डेली कुछ घंटे पढ़ाई को दे ही दो, 1 घंटा या 2 घंटा, ठीक है? और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर राइटिंग से पढ़ाई की है। जिन दिनों मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था, उन दिनों में सिर्फ और सिर्फ जैसे मेंस के 2-3 आंसर लिख लिए या फिर प्रीलिम्स का एक पेपर सॉल्व कर लिया, 1 घंटा लगता है, इतना ही काम करती थी, ठीक है? बट हाँ ये था कि आंसर राइटिंग हमेशा करनी है, आंसर राइटिंग में काफी इम्प्रूवमेंट आया उससे, तो दैट वाज माय फर्स्ट स्ट्रेटेजी। सेकंड, जहां तक की बात है, आपने पूछा नोट्स कैसे बनाने हैं एनसीईआरटी के। देखो एनसीईआरटी में हर चैप्टर के बाद पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। जब आप चैप्टर पढ़ लेते हो तो आप उन क्वेश्चंस को मतलब मन में या फिर पढ़ के सॉल्व करो कि आपको उनके आंसर आते हैं क्या। अगर आते हैं तो वही लिख लो, बस उसी बात को आपको 3 लाइन में 4 लाइन में लिख लेना है, ठीक है? ताकि जब आप 2 महीने बाद वापस उस नोट्स को पढ़ो तो बुक में ऐसा कुछ ना बचे जो कि नोट्स में नहीं है, समझ गए? अब तुम्हें इज और दा तो नहीं लिखना है, अगर उसमें 3 इंडेंजर्ड स्पीशी के नाम दिए तो 3 इंडेंजर्ड स्पीशी के नाम लिख लो बस, ठीक है? माउंटेन रेंज के नाम दिए, माउंटेन रेंज को लिख लो। ये मैं आपको बता रही हूँ एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 to 8। 9th और 11th की एनसीईआरटी बहुत इलेबोरेटिव है, उसके बहुत ज्यादा नोट्स बनेंगे, दोनों में बहुत सारी फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी आ जाती है, तो उनके लिए आपको बहुत डिटेल्ड हर चैप्टर के नोट्स बनाने पड़ेंगे। 10th और 12th की ज्योग्राफी जो है ह्यूमन ज्योग्राफी है मेनली, तो और ट्रेड और इकोनॉमी वाली ज्योग्राफी है, उसमें उसको पढ़ो, उसको बाद में पढ़ना, पहले आप 9th और 11th पढ़ो, ठीक है? 10th और 12th के लिए मेनली आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, उन बुक्स को हल्का हल्का पढ़ना पड़ेगा, तो पहले इतना करो 9th और 11th तक। उसके अलावा आपने थर्ड क्वेश्चन पूछा कि न्यूज़पेपर की कैसे तैयारी करनी है। न्यूज़पेपर में जैसे अगर मैं हिंदू का एग्जाम्पल लेती हूँ,
हिंदू में फर्स्ट पेज एक बार एट अ ग्लांस ले लो कि आजकल न्यूज में क्या चल रहा है, ठीक है। न्यूज में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आजकल न्यूज में क्या चल रहा है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड और थर्ड पेज पे। सेकंड और थर्ड पेज में नेशनल और पॉलिटिकल न्यूज होती हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट एक बार नजर मार लो, ठीक है, कि कहीं क्या पॉलिटिकल टॉपिक से रिलेट हो रहा है। अगर कोई रिलेट हो रहा है, लेट अस से एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया, किसी ने किया कि पार्टी बीच में छोड़ने की कोशिश, तो एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पर हमारा आ जाता है, तो उस टाइम में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ लूंगी। लेकिन न्यूज में मेनली पॉलिटिकल न्यूज होती है, ठीक है, या फिर आपके शहर में क्या हो रहा है, सूरत में क्या हो रहा है, बड़ौदा में क्या हो रहा है, इस टाइप की खबरें होती हैं। हल्का फुल्का पढ़ने, ज्यादा नहीं पढ़ना है। फिर हम आते हैं अगले पेजेस पर, जो कि होते हैं एडिटोरियल, एडिटोरियल और ऑप-एड, ठीक है। एडिटोरियल ऑप-एड स्टार्टिंग में सारे पढ़ो, स्टार्टिंग में आपको कोई अवॉइड नहीं करना है, सारे पढ़ने हैं। धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे कि कभी कभी आर्टिकल बहुत रिपीटेटिव होते हैं, कि एजुकेशन पे ही लिख दिया, या फिर इकोनॉमी, या फिर पॉवर्टी पे लिख दिया, हेल्थ पे लिख दिया, ठीक है। तो उस दिन आप रियलाइज करोगे कि यार ये आर्टिकल तो मैंने पहले भी 2 बार पढ़ लिया है, इसका शायद कोई नया ओपिनियन है या नहीं है। उस दिन आपको सिर्फ उसका ओपिनियन लिख के अपने नोट्स बनाने हैं। एडिटोरियल में शुरू में बहुत टाइम लगता है और वो देना जरूरी भी है। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल पेज पर, इकोनॉमी पर पहले आते हैं। इकोनॉमी अगेन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल पेज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एनवायरनमेंट बीच में आता है तो पढ़ लो। स्पोर्ट्स कभी कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, इसलिए स्पोर्ट्स पे नजर रखनी चाहिए कि भाई आजकल कौन वो है। और मेरा पर्टिकुलरली ऐसा मानना है कि स्पोर्ट्स इज द ओनली पेज विच टॉक्स अबाउट अचीवमेंट, तो पॉजिटिव चीजें लाइफ में पढ़नी ही चाहिए, इसलिए मैं स्पोर्ट्स वाला पेज थोड़ा पढ़ लेती हूँ, ठीक है। शुरू में अखबार पढ़ने में आपको लगेंगे 3 घंटे 2.5 घंटे, धीरे धीरे 1.5 घंटे पे आ जाओगे, लेकिन 1.5 घंटे से कम तो नहीं हो पाता है, और होना भी नहीं चाहिए। इतना हमें उसको मतलब इन्वेस्टमेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो सब दे रहे हैं, तो आपको भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप नेशनल न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज अवॉइड कर सकते हो थोड़ी थोड़ी, बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा। अभिषेक, तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है, ये करो आज, ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है। तुमने ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना अभी, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप, एक चैप्टर पढ़ लेना, और शाम में या तो दोस्तों को, कोई दोस्त होगा साथ में उसको, या खाली बैठ के खुद को नोट्स मत बनाना, चैप्टर पढ़ने के बाद उसको रिकॉल करने की कोशिश करना, ठीक है। पहला, उससे भी अच्छा है तुम्हारे कोई दोस्त है जो तुम्हारी बात सुनना चाहता है, तो उसको चैप्टर समझाने की कोशिश करना, ठीक है। हेडिंग दिया हुआ है, हेडिंग, तुम हेडिंग को तुम याद, चैप्टर का फ्लो मेंटेन करके रखना, हेडिंग के बाद वो सारी चीजें समझाने की कोशिश करना जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि अरे ये मिस हो गया, इसके बाद ये चीज लिखी हुई थी, ये मिस हो गया मेरे दिमाग से। रात में आओ, वापस चैप्टर पढ़ो और तब नोट्स बनाने बैठो, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कहाँ मिस हो रहा है और क्या क्या कीवर्ड्स, की पॉइंट्स हैं जिनको, जो नोट्स बनाने के लायक है, ठीक है। तो ये पहली चीज हो गई। अब पेपर के लिए, जैसे मैडम ने कहा, उसमें मैं थोड़ा और ऐड कर रहा हूँ कि पेपर खोला आपने सिलेबस में, जो मैं बता रहा हूँ ये तभी हेल्पफुल है यदि आपने सिलेबस देख रखा है। यदि सिलेबस नहीं देखा तो फिर पेपर पढ़ने में आप समझ जाओगे, लेकिन टाइम लगेगा काफी, है ना। 6-7 महीने बाद, एक अटेम्प्ट के बाद, 2 अटेम्प्ट के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो यदि आपने सिलेबस देख रखा है और आपने चैप्टर उठाया, मतलब पेपर उठाया पढ़ना से, यदि आप केवल पॉलिटिकल या इंटरनेशनल रिलेशन का पेज खोल के बैठे हुए, उससे रिलेटेड आर्टिकल है, से आपको ग्रुप 20 आया है ना, या कोई IMF आया, तो आपको क्या, ये कीवर्ड्स है। अब आपको पता नहीं IMF क्या है, तो आप इकोनॉमी में यदि आपने पढ़ा है तो आप वहां देख लो, या फिर आप गूगल सर्च करके देख लो, ठीक है। दूसरा, यदि कोई पॉलिटी रिलेटेड एडिटोरियल है, उसमें आपका एक ओपिनियन पार्ट होता है, ठीक है। जो भी लिखता है वो अपना ओपिनियन देता है, इंटरप्रिटेशन देता है। एक होता है आर्टिकल से रिलेटेड, तो आर्टिकल को आप लिख सकते हो कि ये आर्टिकल इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एडिटोरियल में ये आर्टिकल है, ठीक है। उस आर्टिकल को चाहो तो आप वहां से लिख, एज इट इज कॉपी कर लो, या केवल नंबर लिख लो और उसको पॉलिटी की बुक से देखो, ठीक। अब नेक्स्ट टाइम यदि आप उसको रिवाइज कर रहे हो या डिस्कस कर रहे हो, तो केवल आपको की आर्टिकल्स याद हैं और आपको आर्टिकल का जिस्ट आपकी पॉलिटी क्लास से याद है, तो आप उसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट, और यदि इन्वायरमेंट या फिर कल्चर से रिलेटेड यदि कोई आता है ना न्यूज, तो उसको लिख लेना। एनवायरमेंटल कल्चर, देखो पॉलिटी या इकोनॉमिक्स में क्या होता है,
इकोनॉमिक्स में क्या होगा, एक पेज आता है उसमें क्या होगा, रिपो रेट, IMF, बैंक रेट, ये सब कुछ कीवर्ड्स आते रहते हैं, सेबी आता रहेगा। तो जब आप ये सब वर्ड्स देखते हो तो आपको क्या लगेगा, यदि आप जेन्युइन रीडर हो तो आपको क्या लगेगा, ये तो मुझे पता ही नहीं सेबी क्या है, IMF क्या है ये तो मुझे पता ही नहीं, बैंक रेट क्या है ये तो पता ही नहीं, बैंक रेट रिड्यूस हो गया, रिपो रेट रिड्यूस हो गया। तो आप उसको देख लो, उसके फिर टर्म्स देखेंगे, टर्म्स के इम्प्लीकेशन देखेंगे, क्योंकि एडिटोरियल क्या बोलता है, उस टर्म का इम्प्लीकेशन बताता है मार्केट पे, तो आपको पहले बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस अनुसार करो। और कल्चर और एनवायरनमेंट का तो नोट्स एज इट इज कट कर लो, या तो पेपर क्लिपिंग या लिख ही लो, ठीक है, क्योंकि वो रिलेट करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? डन डन डन। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था सर? मेरा सोशियोलॉजी और मेरा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये ओके, अब पार्थ पटेल एंड रितिका राठौड़ आपने हैंड रेज किया है, पहले आप पार्थ क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर रितिका आप पूछ लीजिएगा पार्थ के बाद। ओके सर। हेलो मैम। हेलो। यदि हम कोई भी मतलब अभी प्रिपरेशन चालू करें तो हमें कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले लेना चाहिए और मैक्सिमम कितने टाइम में उसको कंप्लीट करना चाहिए? यार ये तो ऐसा क्वेश्चन, देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। एम तो हाई करना चाहिए, ठीक है, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि खुद को पुश करना चाहिए, हर ह्यूमन को हर स्टेज पे खुद को पुश करना चाहिए। कोशिश तो करनी चाहिए कि हिस्ट्री है तो सारी हिस्ट्री 2-3 महीने में खत्म कर डालो, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, विच इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। मेरा ये था, मैं डेली 2 सब्जेक्ट लेके पढ़ती थी कि एक से बोर हो तो दूसरे पे स्विच हो जाऊं। 1 घंटा एक पढ़ लिया, बोर हो गए तो थोड़ी देर दूसरा पढ़ लिया, ठीक है। और टाइम तो यार छोटे छोटे टारगेट बनाओ, सब्जेक्ट बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत छोटे टारगेट की क्लास 6 की बुक जो है वो मैं अगले 1 हफ्ते में खत्म कर लूंगा, इतने टारगेट बनाने हैं बस, ठीक है। सब्जेक्ट खत्म कर लूंगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे लगता है सर कि अगर प्लेटो और एरिस्टोटल भी जो सब्जेक्ट खत्म कर ले तो बहुत ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमन लाइफ में कि सब्जेक्ट खत्म कर ले, लेकिन छोटे टारगेट्स बनाने हैं जो रियलिस्टिक हो कि ये चैप्टर, या फिर सिंपल टारगेट कि आज मैं हर हाल में चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री खत्म करके ही सोऊंगा, फिर चाहे मुझे रात में 12 बजे जगना पड़े, चाहे मेरा 10 बजे खत्म हो जाए, चाहे मुझे कल सुबह 4 बजे जगना पड़े। थोड़ा सा पुश ऐसे ही बस खुद को करना होता है, ठीक है, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। ओके मैम। ये रितिका आप पूछ रही हैं। हाय मैम। हाय मैम, मैं क्वेश्चन सब्जेक्ट कैसे चूज किया था? आप एक साइंस स्टूडेंट हो और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज किया था, तो वो कैसे चूज किया था ऑप्शनल सब्जेक्ट? अच्छा, देखो मैंने सबसे पहले जब अटेम्प्ट दिया था तब मैंने उस टाइम 2 ऑप्शनल चलते थे, तो मैंने जो ये केमिस्ट्री और मैथ्स से दिया था, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था। और उस अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू तक दिया था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मुझे मैंने अपनी तैयारी खुद से की थी, कोचिंग्स वगैरह नहीं ज्वाइन किया था। तो फिर मुझे सबने सजेस्ट किया कि इतनी मेहनत से अच्छा है कि तुम थोड़ा सा आर्ट वाला सब्जेक्ट लो, ज्यादा हेल्प मिलेगी बाकी सब्जेक्ट्स में भी, जीएस में भी। तो फिर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया था, और मैंने बहुत सोचा तो नहीं था, मुझे लगता है बस मुझे इंटरेस्ट आया सिलेबस देखकर, और मुझे लगा ये पढ़ने लायक है और पढ़ सकते हैं इसे। जैसे इनका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था, मैंने सोशियोलॉजी भी पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे बहुत मतलब इट इज अ वेरी आर्ट काइंड ऑफ सब्जेक्ट, और मुझको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया और इंटरेस्ट नहीं आया। मुझे लगता है कि आपको सब्जेक्ट चूज करने में एक तो ये देख लो कि आजकल क्या पैटर्न चल रहा है, किसकी स्कोरिंग अच्छी है। सेकंड, आप ये देखो कि किसका मटेरियल अवेलेबल है। और थर्ड, आपको इंटरेस्ट है, सिलेबस पढ़ लो उसका, उसके लास्ट 2-3 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लो, इनसे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। और उसके बाद सब्जेक्ट चूज करो, पढ़ना शुरू करो। अगर बहुत ज्यादा सब्जेक्ट स्विचिंग करोगे ना तो मतलब बहुत सारी एनर्जी और एफर्ट अननेसेसरी काम में चला जाएगा, तो ये हमको करना रहता है। तो तुम पहले सिलेबस पढ़ो, 3-4 सब्जेक्ट अपने मतलब शॉर्टलिस्ट किए हैं, उनका सिलेबस पढ़ लो। अच्छा, साइंस सब्जेक्ट्स भी लोग चूज करते हैं, मैंने भी किया था, बट बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। मतलब मैम मैं केमिस्ट्री भी चूज की है, मेरा ग्रेजुएशन उसमें।
आपका मैम मैं ग्रेजुएशन किस में बीएससी है? फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरा केमिस्ट्री हाँ, अभी तो आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हूँ, कर लेकिन सकते हो। केमिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट है। ओके, तो देखो केमिस्ट्री थोड़ी सी ग्रेजुएशन के ऊपर लेवल की आएगी। उसके एक काम करो, केमिस्ट्री का सिलेबस आज डाउनलोड कर लो और उसके लास्ट 2 या 3 साल के पेपर्स भी डाउनलोड कर लो, ठीक है, केमिस्ट्री के मेंस के एग्जाम्स, और उनको पढ़ो। और अगर लगता है कि आप ये अगले 2 साल में मेहनत कर पाओगी बीएससी में, तो केमिस्ट्री के साथ अभी से तैयारी शुरू करो, ठीक है। ओके मैम, ओके। लेकिन जैसे सर बोल रहे हैं बार बार कि सिलेबस आपको हमेशा लेके बैठना है, ताकि हम डिविएट ना हो, ताकि हमें अपना मार्ग मतलब अपना रास्ता पता हो कि हमको जाना कहाँ है आगे, ठीक है। यस मैम। विधिल आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। विधिल, उसके बाद आप पृथ्वी बारोट आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि मेंस एग्जाम प्रीलिम्स के लिए नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड किया जाए? अच्छा, देखो क्या होता है, जब हम पहली बार हम नॉर्मली पेपर इस तरह से करते हैं कोई भी इंसान कि पहले एक बार सॉल्व करता है पूरा क्वेश्चन पेपर, उसमें वो वाले आंसर्स मार्क करता है जिसमें मोस्ट कॉन्फिडेंट होता है। लेट अस से 100 में से 40 आंसर्स में आई एम मोस्ट कॉन्फिडेंट कि वो 100% करेक्ट है, और मैंने उन 40 के 40 को मार्क कर दिया। मीन्स मेरे 80 मार्क्स तो कंफर्म हो गए। 80 मार्क्स आर नॉट इनफ कि मेरा सिलेक्शन हो, तो मैं कोशिश करूंगी मेरे 110 मार्क्स आए, तो मुझे 30 नंबर और करने हैं। फिर मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश करूंगी कि चलो कम से कम 20 क्वेश्चन में और करेक्ट अटेम्प्ट करूं, ठीक है। जैसे ही मेरे एक मतलब बेसिक 120 130 टाइप के नंबर कंफर्म हो गए, उसके बाद खुद को अवॉइड करना चाहिए फालतू तुक्के मारने से, ठीक है, या फिर पड़ोस में देखने से कि उसने तो बहुत सारी शीट भर दी और मेरी शीट छूट गई है। वो लोग आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपके मेंस के सेंटर में। अपने आप में देखिए। और ये तो आपको बताया मैंने जो आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट होती है। अब हमारी एक्चुअल स्टेट हम करेक्ट आंसर क्यों मार्क करते हैं, क्योंकि यूपीएससी से क्वेश्चन पूछता है कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू या विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है। अब मुझे ए तो पता है करेक्ट है, बी भी पता है करेक्ट है, सी के बारे में मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, रिस्क लेकर ए एंड बी एंड सी भी मार दूंगी, ठीक है। ऐसे रिस्क नहीं लेने हैं हमको जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें इंश्योर करना है कि यार ए और बी के अलावा सी भी जान लो, ठीक है। जैसे मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। क्वेश्चन पेपर सॉल्व में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर उसमें से आपके 50 क्वेश्चन एज इट इज आ गए ना, आपने 10,000 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड 50 क्वेश्चन उसमें से डायरेक्टली आ सकते हैं, और अगर 50 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं तो यार सिलेक्शन तो हो ही जाएगा प्रीलिम्स में, समझ रहे हो। इस तो हाफ नॉलेज नहीं रखनी है, जब भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसकी पूरी तरह से नॉलेज रखेंगे। और मैंने 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ऐसे जवाब देने से खुद को रोकना है। मैंने 75 अटेम्प्ट किए, लेकिन 75 में से आई एम श्योर कि मेरे 71 तो करेक्ट ही होंगे। इस तरह से हमको सोचना होता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखिए, जैसे रिनी बता रही है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, जैसे आपने भी देखा होगा कॉलेज में हो या फिर जनरल लाइफ में भी, यदि आप किसी से डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन के बाद आपको क्या लगता है, अरे ये टॉपिक बोलते तो ज्यादा वैल्यू पड़ता, ये चीज बोलनी रह गई। उसी तरह आंसर राइटिंग में क्या होता है कि आपको चीजें पता होती है ना, आपको आंसर राइटिंग में चीजें पता होती है, लेकिन आप चूंकि उस माहौल के आदी नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो उस माहौल पे या तो आप पैनिक कर जाते हो, आपको लगता है कि चीजें बहुत नई सी हैं, या बहुत ज्यादा प्रेशर फील करते हो, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा आपको लगता है इजी पेपर है, तो आप बहुत ज्यादा ना जल्दबाजी में आंसर करते हो। इसलिए टेस्ट देना जरूरी है, ठीक है। और इसीलिए मॉक इंटरव्यू भी देना जरूरी है, ताकि आपको एक टेम्परामेंट डेवलप हो, आपका वो डेवलप हो जाएगा। तो जो मैडम बोल रही है ना कि 1 2 3 में, यदि आपको 1 2 भी पता है, तीसरा नहीं पता है, तो कहाँ तुक्का लगाने में आपका गट फीलिंग कह रहा है कि हाँ लगाओ चलेगा, पास हो जाओगे, और कहाँ गट फीलिंग बोल रहा है नहीं याद कर दो देखा जाएगा, उसमें डिफरेंस कर पाओगे, है ना। तो प्रिपरेशन के साथ साथ इसकी भी तैयारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं इससे पहले भी कॉलेज स्टूडेंट्स को भी बता रहा था कि डिस्कशन का बहुत अहमियत रोल है। डिस्कशन इसलिए नहीं करना है कि हमको किसी को रॉन्ग फील कराना है या हमें ज्यादा आता है, इसलिए नहीं। डिस्कशन हम इसलिए करेंगे कि खुद के बारे में ज्यादा जान सके, कि मेरा किसी टॉपिक पे कितना नॉलेज है, कितने फैक्ट मेरे सही है, ठीक है। और वापस आके हम अपने टेक्स्ट बुक में या नोट्स में देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हम सही है या नहीं। ओके,
थैंक यू। पृथ्वी बारोट एंड प्रजापति शिवम उसके बाद। पृथ्वी बारोट आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। प्रजापति शिवम आप हैं? हेलो। यस आप। हाँ सर, जैसे कि अपन कुछ पढ़ते हैं उसको कुछ समय बाद कुछ दिनों बाद उसको भूल जाते हैं। मुझे सर ऐसा लगता है कि मैं ही भूलता हूँ कि आप भी भूलते थे सर अपने टाइम पे। और सर एक अच्छी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सर? देखो ये बहुत नेचुरल है और बहुत अच्छी बात है कि तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही नेचुरल है, हर किसी के साथ होता है। इसीलिए जो लोग म्यूजिक प्रैक्टिस करते हैं, आर्ट प्रैक्टिस करते हो, क्या करते हैं? रियाज करते हैं। जो भी कोई गेम खेलता है वो प्रैक्टिस करता है। किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी में हम क्या बोलते हैं? रिवीजन बोलते हैं, दोबारा पुनः देखते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका लर्निंग का मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको एक बार कोशिश करके देखना, है ना? तुमने कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद खाली बैठ के या दोस्तों के साथ, जैसे चाय पीने गए, दोस्त हो, छोटा भाई हो, कोई भी जिसके साथ तुम शेयर कर सकते हो, बातों बातों में वो सुनना ना भी चाहे तो समझाने की कोशिश करना कि मैंने ये आर्टिकल पढ़ा है, इसमें ऐसा ऐसा होता है, ठीक है? तो समझा दिया तो तुम्हें जो दो चीजें समझ में आएंगी। पहला, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या ऐसा फैक्ट है जो तुम्हें याद रह गया। दूसरा, कौन से ऐसे फैक्ट हैं, फिगर हैं या उसका कंटेंट है जो तुम्हें याद नहीं है, ठीक है? फिर तुम रात में आके या कभी भी सेकेंड टाइम जब उस चैप्टर को देखोगे तो तुम्हें एक रिलेशन दिखेगा कि मतलब कितना आया कितना नहीं। फिर उसको वापस रिवाइज कर लो और नोट्स बनाने के बाद एक वीक के बाद या 1 मंथ के बाद, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारा कितना ग्रास्पिंग पावर है, वापस उस पर जाओ। इसको और फर्दर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक बार टेस्ट दे दो, ठीक है? और जितना ज्यादा रिवीजन की फ्रीक्वेंसी रहेगी ना, उतना ज्यादा याद रहेगा। जैसे बहुत इजी तरीका याद करने का क्या है, तुमने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार डिस्कशन में एक ही चीज बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनका माइंड इस तरह वायर्ड हो गया है कि उनको रिवीजन करने का ये बहुत इजी तरीका हो गया है, ठीक है? तो अपनी जो ये चाय वाली या डिनर वाली वॉक या चाय वाली जो दोस्ती होती है, इनको अपने फायदे के लिए यूज करना चालू करो, ठीक है? सबका नॉलेज बढ़ेगा, तुम्हारे इंटरव्यू में भी तुम्हारी मदद करेगा। जो डिस्कशन करने का तरीका है वो रिफाइंड होना चाहिए, आम डिस्कशन नहीं करना है, फैक्ट बेस्ड, और एक पर्टिकुलर आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए। जैसा पढ़ा न्यूज़पेपर में वो बोल दिया वो नहीं है, या किसी ने बताया वैसा बोल दिया तो आपका ओपिनियन नहीं है, ठीक है? तो ऐसा नॉर्मल है, इसको एक्सेप्ट करो और देखो कि तुम्हें 2 दिन बाद याद रखता है, 3 दिन बाद याद रखता है, उस हिसाब से तुम रिवाइज करो। कॉमन सी चीज है, सबके साथ होती है। हाँ, मैं एक बहुत आपको शॉर्ट तरीका बता रही हूँ करने का। आज पहला चैप्टर पढ़ा, उसके नोट्स बना लिए 2 पेज के, ठीक है? कल सेकंड चैप्टर पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, लेकिन फर्स्ट चैप्टर के नोट्स रिवाइज कर लिए, ठीक है? रिवीजन में कितना टाइम लगेगा? मेरे ख्याल से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है? फिर थर्ड चैप्टर के नोट बनाए और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों रिवाइज कर लिए, 10 और 10 20 मिनट लगे। जब तुम 20वां चैप्टर बनाओगे तो तुम पहले के 19 चैप्टर को ना सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में रिवाइज करोगे, मतलब पेज पलटा और ध्यान आ गया, समझ रहे हो? और जब आप अपने एग्जाम के दिन उसको रिवाइज करोगे ना, तो पूरी मोटी मोटी 2 पेज, जो 2 आपके 100 पन्नों की 2 बुक्स होंगी, वो आप सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 घंटे में पूरी बुक्स हाथ ऐसे चला चला के 2-3 घंटे में पूरी मतलब 200 पेज रिवाइज हो जाएंगे। तो जैसे मेरा ये तरीका रहता है, मैं कुछ भी चीज प्रैक्टिस करूं, बेसिक से ही शुरू करती हूँ डेली प्रैक्टिस करना, ठीक है? चाहे वो बुक हो, चाहे वो कुछ और चीज हो। उससे क्या होता है कि एक ध्यान रहता है, समझ गए? जैसे अभी आज की डेट में मैं पूछूं आपसे ABCD, तो ABCD याद है ना? तो ABCD इसलिए ही याद है क्योंकि ABCD से ही हमेशा शुरुआत की गई है, समझ गए? तो ये बहुत कन्वीनियंट वे होता है कि जस्ट 5 मिनट दे दो और उसको रिवाइज करो, उसको छोड़ मत दो। दूसरा एक लास्ट चीज बता रहा हूँ, उस वाले ट्रैक में मत फंसना कि एक साथ में बहुत सारी चीजें कवर करनी है, हाँ। है ना? ये बहुत गंदा ट्रैप है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि देखो उस लेवल पे तुम भी चले जाओगे, है ना? इसीलिए जैसे नर्सरी से हम पढ़ाई का एक सिस्टम है, उसी तरह प्रिपरेशन का भी सिस्टम होता है। किसी भी आर्ट का या किसी भी बुक को ग्रैस्प करने का अपना एक, विद्या को धारण करने का अपना एक तरीका है। तो
जब इनिशियल स्टेज पे हो ना, ट्रांजिशन स्टेज पे, अभी तुम यूपीएससी के लिए ट्रांजिशन स्टेज पे हो, इससे तुमने तैयारी शुरू की, तो तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर क्या है, इसके लिए पहले तुम उतना ही पढ़ो जितना तुम समझ सकते हो और समझा सकते हो, दोनों चीजें। धीरे 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 वो अपने आप बढ़ता जाएगा। एक रात तुम बैठ के एक बुक पढ़ जाओ और सुबह तुम्हें कुछ भी ना याद रहे तो तुम्हारा क्या होगा, कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। उससे अच्छा हाफ चैप्टर भी पढ़ा, लेकिन हाफ चैप्टर तुम दोस्त को बता सकते हो, या सोते सोते तुम खुद को भी बोल सकते हो कि हाँ मैंने इतना पढ़ा और कॉन्फिडेंस है। तो 7-8 दिन के बाद तुम एक चैप्टर पढ़ना की आदत हो जाएगी। ठीक है, दैट विल बी सफिशिएंट। कोशिश करोगे तब समझ में आएगा ये। ठीक है, करना। ओके सर, थैंक यू। पृथ्वी बारोट आप हैं? ओके, निधि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर एंड मैम। निधि जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। यस, आप पूछिए। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर एंड मैम। गुड इवनिंग मैम, मैं फुल टाइम प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन मैम अभी प्रिपरेशन इनिशियल स्टेजेस पे है। मैम मेरे 2 क्वेश्चंस है, एक आंसर राइटिंग से रिलेटेड और एक हम जो सोर्सेस फॉलो करते हैं उससे रिलेटेड। मैम आंसर राइटिंग में अभी जैसे इनिशियल स्टेजेस पे मैं करती तो हूँ रोज आंसर राइटिंग, 1-2 आंसर रोज स्टार्टिंग से ही मैम मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है। बट मैम जैसे इनिशियल स्टेजेस पे कंटेंट हमारे पास इतना नहीं होता है, जैसे कभी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके रिलेटेड फैक्ट्स नहीं हमें पता होते या कोड्स नहीं पता होते, तो उस केस में मैम क्या किया जाए। और कुछ क्वेश्चंस मैम ऐसे होते हैं कि मैं लिख लेती हूँ, फिर बाद में पता चलता है नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखना था, मतलब जो पूछा गया था। और कुछ क्वेश्चंस मैम ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल मैं स्टार्ट भी नहीं कर पाती हूँ, मैं इतना भी मैम समझ में नहीं आता है, तो मैम ये जरूर बताइए। और मैम कोई क्वेश्चन हेलो, एक ऐसा क्वेश्चन का एग्जांपल दो जो आप स्टार्ट भी नहीं कर पाए। मैम एक्चुअली अभी तो मुझे याद नहीं है, बट मैम जैसे कोरोना वायरस के रिलेटेड मैं 2 दिन पहले लिख रही थी, उसमें मैम ऐसा पूछा था कि मतलब उसको ऐसे कन्विंस करना था रीडर को कि जो आज के टाइम में जो चेंज को अडेप्ट कर पाएगा वही सरवाइव कर पाएगा। मैम वो क्वेश्चन था, तो उसमें मैम मुझे लगा कि इम्पैक्ट बताना है, इम्पैक्ट के थ्रू उसमें बताना है, बट मैम उसमें एग्जांपल्स देने थे। ठीक है, चलो अब सबसे पहले आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन सुनेंगे। ठीक है, तो देखो अभी हमारी क्लास जो हो रही है वर्चुअली, ये वर्चुअली क्यों हो रही है? क्योंकि उससे मैम अच्छे से समझ में आता है, अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, इसलिए ज्यादा अच्छे से। नहीं, इसलिए वर्चुअली हो रही है क्योंकि हम कोरोना की वजह से क्लासरूम कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये है कि विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमें अपनी एजुकेशन को वर्चुअल लेवल पे क्लासरूम कंडक्ट कर सकते हैं। और हमें इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, हमको एक स्मार्टफोन चाहिए या फिर एक लैपटॉप चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहली बात आप लिखोगे कि इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन ये आया कि क्लासरूम्स वर्चुअल हो गए और हमें उसके हिसाब से ही अडेप्ट होना पड़ेगा। ठीक है, घर पे बैठ के तैयारी करनी पड़ेगी। सेकंड चीज हमको जो होगा कि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो एक बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करें और चीपर रेट्स में, ताकि हर टाइप का स्टूडेंट और इंसान उसको अफोर्ड कर सके। थर्ड बात ये आएगी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें हमें डिफाइन करना होगा कि कौन सी चीजें हमें महंगी रखनी, कौन सी सस्ती। फोन्स के रेट्स थोड़े कम करने चाहिए, या फिर हमें लेसर रेट्स पर भी ऐसे फोन बनाने चाहिए जिसपे हम इंटरनेट और ये सब फैसिलिटीज यूज कर सकें। ठीक है, 3 पॉइंट्स मैंने आपको यहीं बैठे बैठे बता दिए। 4th पॉइंट आता है कि चेंजेस अडेप्ट करने का। जैसे आप तैयारी कर रहे हो आप लोग अभी, ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि क्लासरूम से बाहर भी हमको घर पे भी पढ़ाई का माहौल बनाना पड़ेगा। आप सुन रहे हो जिसने क्वेश्चन पूछा था? जी मैम। ठीक है, तो देखो अभी ही हमने 2-3 पॉइंट्स निकाल लिए इसके। ठीक है, अब आप अपने अराउंड देखो। अब अपने अराउंड देखोगे तो यू विल रियलाइज कि आप सब लोग अपना हाउस होल्ड का काम भी शेयर कर रहे हो। ठीक है,
कर ही रहे हो ना, ये सब कुछ अभी जी मम्मी कर रही है, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं नहीं मैम तो करनी है। आपको ये भी लिखना है कि हमें अपने लाइफस्टाइल चेंजेस लाने हैं, हमें अपने हेल्थ चेंजेस लाने हैं। हेल्थ चेंजेस लाने के लिए हमको जो हमारी इंडियन हमारी हेल्थ टेक्निक्स हैं लाइक योग और मेडिटेशन, उनको प्रैक्टिस करना है जिससे इम्यूनिटी इंक्रीज हो। हमको हमको हेल्थ फैसिलिटीज को और फैसिलिटेट कराना है। गवर्नमेंट का मेजर जो बजट होता है उसमें हमें हेल्थ पे और रिसर्च पे भी ध्यान देना चाहिए, जी है ना? ऐसी बातें लिखोगे ना। जी हमें अननेसेसरी ट्रैवलिंग से बचना चाहिए। हमको इंश्योर करना चाहिए कि घर के आसपास गंदगी ना रहे, और सिविक जो डेवलपमेंट है कि भाई घर थोड़ा दूर दूर बनाओ, ठीक है। स्लम्स में कुछ ऐसी फैसिलिटीज कीजिए कि वहां पर भी लोगों के इवैक्यूएशन अच्छे से हो सके। हेल्थ यूनिट्स में बेसिक फैसिलिटीज दीजिए अच्छी, है ना। जी डॉक्टर और नर्स की सैलरी बढ़ाओ, ये सब लिखोगी ना, इतना तो लिख ही सकते हो। जी तो मैंने अभी बैठे तुमको बता दिया ये सब सोचना है, ठीक है। तो हमको अपने अराउंड देख के हेलो यस रिनी मैडम, आप रिज्यूम कर लीजिए, बाकी लोग आ गए हैं। हाँ, तो आप अच्छा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप कुछ के आंसर अच्छे दे पाते हो, कुछ के आप आंसर अच्छे नहीं लिख पाते हो, आपको आंसर कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। जब मैं बोल रही हूँ आंसर राइटिंग करनी है, तो आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आंसर लिख दिया और कुछ भी लिख दिया और बस खुश हो गए कि आंसर लिख दिया। इम्प्रूवमेंट तो डेली करना है। लेटस से आज एक काम करना, आंसर देख के लिखना, ठीक है। कोई भी जो टॉपिक पढ़ो, जैसे आज आप क्या पढ़ रहे हो? जी मैम आज आप क्या पढ़ोगे? मैम अभी पॉलिटी मेरा चालू है अभी फिलहाल। टॉपिक बताओ। जी मैम हेलो टॉपिक बताइए, टॉपिक। मैम अभी मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करूंगी अभी आज। अरे नहीं, जो भी टॉपिक हो, कि कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक है, सिटीजनशिप क्या टॉपिक है? हिस्टोरिकल, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपने कौन सा एक्ट पढ़ा आज? मॉर्ली मिंटो इंडियन काउंसिल एक्ट कौन सा पढ़ा? कोई भी नाम बताओ, एक तो नाम बताओ, देख के बता दो, बुक से देख के ही बता दो। मैम रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, बस ये ही देख के आंसर लिख लेना आज, ठीक है। आंसर बुक से देख के लिखना, ठीक है। बुक से देख के लिखना, और कल बिना देखे लिखना, ठीक है। मैम अभी तो मैं क्या करती हूँ मैम, जैसे कोई आंसर है, मुझे मैम जितना मेरे माइंड में जितना आ रहा है, मतलब डेफिनेशन वगैरह या जितना मैं खुद से सोच पा रही हूँ उतना मैम लिखती हूँ। अगर मेरे पास फैक्ट्स नहीं है उस आंसर के रिलेटेड, तो मैं थोड़ा मैम गूगल की हेल्प लेती हूँ या वो करना ही है। तो मैम गूगल की हेल्प लें तो अभी चलेगा मैम इनिशियल स्टेजेस पे? यार गूगल इज द बिगेस्ट गुरु, है ना। गूगल इज द बिगेस्ट गुरु, हाउ कैन यू डाउट गूगल? सही जा रही हूँ ना मैम, यही पूछना था। यार देखो, इतना लाइफ में वैलिडेशन दूसरों से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। खुद को पता है कि खुद ठीक है तो सब ठीक है लाइफ में, ठीक है। बट इफ यू वांटेड कि मैडम मेरी तारीफ कर दो, तो मैं स्टार्टिंग में ही शुरुआत से ही करती कि भाई निधि सबसे बढ़िया स्टूडेंट है हमारी, ठीक है। ऐसी बात नहीं। अरे जस्ट किडिंग, मैं थोड़ा सा ऐसे आपका माहौल लाइट कर रही हूँ। टेंशन में बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, टेंशन में नहीं आना है। देखो, आंसर देख के लिख लिया करो, ठीक है। आज आंसर देख के लिखो और कल वही आंसर बिना देखे लिखो। और बिना देखे लिखने का मतलब ये है कि आप जल्दी से 10 पॉइंट लिख लो। ये ध्यान रखने के कि जितने कल देख के लिखे थे वो सारे 10 पॉइंट मुझे बिना देखे याद हैं, ठीक है। जी मैम। तो ऐसे करके भी आंसर राइटिंग होती है। जी और कोई क्वेश्चन था आपका? जी मैम, एक सेकंड क्वेश्चन मैम सोर्सेज से रिलेटेड था। जैसे प्रीलिम्स के हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगर देखें तो कभी कभी फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें नीचे कभी कभी 2 सोर्स लिखे होते हैं, कहाँ से लिया गया है ये सोर्स, मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। तो मैम फॉर एग्जांपल जैसे स्पेक्ट्रम है और हिस्ट्री के एक और दूसरी बुक हो गई, जैसे जिसमें वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वाली ऐसी 2 मोटी मोटी बुक है जो बोलते हैं मेंस के लिए लोग पढ़ते हैं। तो मैम जैसे अभी स्पेक्ट्रम मैंने एक ही बार रीड की हुई है, कम्प्लीटली एक ही बार रीड की हुई है स्पेक्ट्रम। तो मैम
उसी को हाँ। बार बार पढ़ना है या ये सेकंड सोर्स भी रेफर करना है? देखो जो आपकी या इंडिया एक ही आफ्टर source इंडिपेंडेंस है या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस? देखो ऐसा है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली वो रामचंद्र को कौन सी बुक है, बिपिन चंद्र वाली बुक है ना वो? बिपिन चंद्र वाली। यस मैम, या हाँ। तो देखो बिपिन चंद्र ने जो लिखा है वो लिखा है स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए, ठीक है। और जो स्पेक्ट्रम है वो लिखी है यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप बिपिन चंद्र इज लाइक अ रीडिंग, मतलब एक नॉवल रीडिंग टाइप उसे पढ़ सकती हो, वो ठीक नॉवल। है। हाँ जी मैम, ये तो मैंने सुना है, नॉवल टाइप की स्टोरी। नहीं देखो सुना नहीं है, नॉवल तो एक्चुअली इंडिया आफ्टर गांधी है, ठीक है। अगर आप फैक्ट्स और डेटा और इन सब में खत्म करो तो दैट इज इंडिया आफ्टर गांधी, विच इज अ वेरी गुड रीड। लेकिन अभी टाइम नहीं होगा तो मत पढ़ना, लेकिन लाइफ में कभी ना कभी पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है। तो बिपिन चंद्र ऐसा है कि पढ़ लो। स्पेक्ट्रम इज लाइक, देखो स्पेक्ट्रम कभी भी समझ में नहीं आती है, ठीक है। उसमें अननेसेसरी से फैक्ट्स ही फैक्ट्स दे रखे हैं और उसमें डजंट मेक सेंस एट टाइम्स। बिपिन चंद्र टाइप की जो बुक्स होती है वो आपका बेस बना देती हैं, ठीक है। इसलिए दोनों को पढ़ने, अगर आपको स्पेक्ट्रम समझ में आ गया तो बिपिन चंद्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिपिन चंद्र बाकी सब नॉर्मल बच्चों को पढ़नी चाहिए, ठीक है जी। तो मैम अगर आपने तो पढ़ लिया जाए दोनों? यार देखो टाइम है तो पढ़ लो, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी मत पढ़ो, लेकिन उसे नहीं पढ़ोगे तब भी ऐसा कुछ मिस नहीं हो रहा है जो स्पेक्ट्रम में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। स्पेक्ट्रम पढ़ ली है तो बिपिन चंद्र को अवॉइड भी मार सकते हो, ठीक है जी। ओके पृथ्वी आप पूछ सकते हो डाउट। पृथ्वी बारोट, आपको आवाज आ रही है पृथ्वी बारोट? पृथ्वी आप अनम्यूट करके डाउट पूछ लीजिए अपना। आपकी आवाज नहीं आ पा रही। आपकी आवाज नहीं आ रही पृथ्वी। ओके तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यस ओके हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी और का डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो किसी के पास भी कुछ डाउट नहीं है अभी? अच्छी बात है, अच्छी बात है सर, डाउट क्लियर हो गए तो। अच्छा अभी इन्होंने शिवम ने रेस किया है हैंड। शिवम आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हेलो, ये शिवम पूछिए आप। हाँ राइटिंग से संबंधित मेरा क्वेश्चन है जैसे कि अपने आंसर राइटिंग किस तरह इफेक्टिव बनना है और इसमें कौन कौन से कंटेंट डालने से एक इफेक्टिव आंसर राइटिंग बन सके। देखो यार पहले तो एनसीईआरटी के आंसर, एनसीईआरटी के सेंटेंस देख के ही आंसर लिख लो, ठीक है। तो पहली स्टेज में आप एनसीईआरटी देख के आंसर लिख लो, ठीक है। सेंटेंस क्या लिखना है धीरे धीरे आएगा। देखो आप लोग जो अभी डाउट्स पूछ रहे हो ना, वो डाउट्स आप जनरलाइज पूछ रहे हो क्योंकि आप लोगों ने अभी बेसिक वाली तैयारी या फिर बेसिक काम नहीं किया है, ठीक है। अभी आप ग्राउंड में उतरे नहीं हो, इसलिए आपको ऐसे वाले डाउट्स हैं। एक बार आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मे बी जब भी सर कहेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन भी कर लेंगे, तो स्पेसिफिक डाउट्स पूछना कि ये आंसर लिखा था या अपने क्वेश्चन आंसर मुझे भेज देना सर के थ्रू, ठीक है। तो मैं देख के बता सकती हूँ कि भाई पृथ्वी या प्रजापति आपके क्वेश्चन में आपने ये लिखा, मुझे लगता है आप ऐसे भी इम्प्रूव कर सकते हो। मैं अभी बताऊंगी, वो बहुत जनरल सी बात होगी जिसका बहुत सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब मैं ऐसे ज्ञान बांट दूं बट उस ज्ञान कोई फायदा नहीं है ना जब तक कि आप उस ज्ञान को अपने आंसर में न डाल सको, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो अगर चाहो कि आप सर को 2 या 3 आंसर लिख के ऐसे लिख के भेजो, एक बार हम रिव्यू कर लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन ले लेंगे कि भाई इसके आंसर में मुझे ये कमी लगी, इसको ऐसे इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है।
मैडम बारोट का आवाज नहीं आ रहा, पर उन्होंने मैसेज भेजा है कि वो गुजराती मीडियम के हैं और उनको एग्जामिनेशन कौन से लैंग्वेज में लिखना चाहिए, तो ये उनका बेसिक क्वेश्चन है। कंफर्टेबल है तो गुजराती में ही लिख लें सर। ओके, गुजराती में लिख सकते हैं। तो पृथ्वी कंफर्टेबल हो सर, ये तो मतलब लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर एग्जाम क्लियर करने के लिए, नेवर एवर। इनफैक्ट सर जितने लोग गुजराती मीडियम वाले हैं अगर वो कर सकें, मुझे लगता है कि अपनी गुजराती लैंग्वेज का ऑप्शनल भी शायद अवेलेबल है, एंड इट इज अ वेरी गुड ऑप्शनल। क्योंकि सर सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, एक तो कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, सिर्फ गुजराती बच्चे ही गुजराती लेंगे, और टीचर भी जो होंगे वो ना यहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी के टीचर ही चेक करने वाले होंगे। तो एट टाइम्स क्या होता है कि हम जब वो लिटरेचर पढ़ लेते हैं ना, 20 किताबें पढ़नी होंगी ज्यादा से ज्यादा, यस मैम, तो कंपटीशन कम हो जाता है और बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके। और एक वो भी नहीं रहता कि मुझे पूरा नया सब्जेक्ट पढ़ना है। सर मैं तो देखिए जहां से मैं हूँ वहां पे हिंदी इज द नेटिव लैंग्वेज। हिंदी मीडियम में सर मुझसे बड़े बड़े महारथी जिन्होंने पीएचडी कर ली है, उन्होंने वो हिंदी मीडियम लेते हैं। या फिर इंग्लिश में मुझे इंटरेस्ट था, लेकिन इंग्लिश में सर पीएचडी वाले बच्चे आते हैं, उनसे कंपटीशन था तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया। लेकिन जो भी लोग किसी रीजनल लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं, आप देखिएगा सर साउथ में सारे बच्चे तमिल तेलुगु लिटरेचर लेके पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल होता है पढ़ना, बचपन से वो स्टोरी बुक्स पढ़ते आ रहे हैं। इवन दिल्ली में जो हमारे कर्नाटका के स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 60 to 70% वो कन्नड़ लिटरेचर लेते हैं, और कन्नड़ लिटरेचर काफी छोटा सिलेबस है उसका। हेलो सर, तो बहुत फायदा होता है, क्योंकि सर टीचर जिनकी हमें बुक्स पढ़नी है ना, उनको हम जानते होते हैं। हो सकता है वो अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी, एमएस यूनिवर्सिटी या फिर सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ाते होंगे वो टीचर, जाके उनसे 2 घंटे बैठ के मिलके बैठ सकते हैं। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो राइटर्स हैं, उनसे तो मैं शायद मतलब लाइफ में कभी मिल पाऊं तो बहुत बड़ा हो रहेगा। सही बात है। ओके, तो पृथ्वी होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यस ध्रुव, आप पूछ सकते हैं डाउट। सर अब आवाज आ रही है क्या मेरी? जी, पृथ्वी बोल रहे हैं। हाँ गुड इवनिंग मैम। यस आपकी आवाज आ रही है, आप पूछ लीजिए। पृथ्वी पहले सर ये था। हेलो, यस पृथ्वी, हाँ बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी मुझे ना सभी जो सब्जेक्ट्स है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, पर जब मैं आंसर राइटिंग करने के लिए बैठता हूँ तो तभी क्या है कि वो इंग्लिश वर्ड है पर्टिकुलर, वो नहीं आ रहे हैं। तो कभी क्या मैं इनिशियल लेवल पर मिक्स लैंग्वेज में आंसर राइटिंग कर सकता हूँ क्या? देखो इनिशियली आप कर सकते हो, लेकिन आपको फाइनल में एक ही लैंग्वेज में आंसर देना होगा, इंग्लिश में या फिर गुजराती में या हिंदी में, जो भी लैंग्वेज लो, ठीक है। कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं उसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, समझ गए? कुछ टेक्निकल वर्ड्स आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन मतलब एसएमएस टाइप लैंग्वेज नहीं लिखनी है, ठीक है। अच्छा। अब जैसे रेपो रेट है, फॉर एग्जांपल रेपो रेट, तो रेपो रेट को हिंदी में क्या लिखोगे? रेपो रेट ही लिखोगे ना, या गुजराती में भी रेपो रेट लिखोगे, तो इंग्लिश में ही रेपो रेट लिख दो, ठीक है, ऐसे चलेगा। बस यही क्वेश्चन था मेरा कि हम लिख सकते हैं क्या ऐसा? देखो यार, एज लॉन्ग एज आप अच्छा लिख रहे हो ना, क्वांटिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर, ठीक है। मुझे मैम ऐसा था कि अगर हम ऐसा लिखेंगे, अगर इंग्लिश वर्ड अंदर ऐड करके, तो फिर हमारे मार्क्स कट हो सकते हैं, इसलिए अगर हमारा कंटेंट अच्छा हो फिर। आप यूपीएससी की नोटिफिकेशन लास्ट ईयर की देखो, उसमें शायद ऐसा कुछ जिक्र है। एक बार नोटिफिकेशन देख लेना। लेकिन देखो ये कभी भी कोई बैरियर नहीं होता, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको आता है, तो कोई एग्जामिनर इतना ज्यादा क्रूएल नहीं होता कि इस बेसिस पे कोई पर्सनल दुश्मनी निकाले, है ना, कि पृथ्वी बारोट ने लिखा कैसे, ऐसा कोई नहीं करता, ठीक है। ये डाउट मन से निकाल दो। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ध्रुव आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। हाँ ma'am, the hindrance which I am facing right now in the path of UPSC is, ma'am, the admission in the colleges, ma'am. Right now I've just passed my 12th standard, and so yes, ma'am. And my most problem of mine is that, ma'am, I don't know about the colleges yet, whether I should go in a well-reputed college or a simple one. See, in life, never ever settle down for second best, ठीक है। बेस्ट कॉलेज में जाओ जहां भी एडमिशन मिल रहा है। कॉलेज लाइफ जीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी किसी तैयारी के लिए जीना नहीं बंद कर देना है।
अच्छे कॉलेज का फायदा क्या होता है कि आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैं ऐसे कोई फालतू कॉलेज चले जाऊं और यूपीएससी की तैयारी करूं, ऐसे कभी तैयारी नहीं होती है। आप कॉलेज जाओगे, आपको बहुत अच्छे प्रोफेसर मिलेंगे वहां पर, आप उससे डिस्कस कर सकते हो, आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। तो हमेशा बेस्ट ही जाना है, ठीक है। So जब ma'am, यार what एग्जाम में about बेस्ट चूज कर रहे हो इंडिया का, तो फिर कॉलेज में बेकार क्यों जाओगे? ma'am, ma'am, I बताओ क्या? absolutely agree हाँ, with you, ma'am. But what about the time management? Because ma'am, if I'm opting for some good or reputed colleges, then ma'am, most of my time would be occupied in studying in the college itself, ma'am. So I would not get sufficient time to. यार are you telling me that people from IITs and IIMs and IISc do not qualify the exam? Are you No, ma'am, telling me they. this thing? It is not No, true. ma'am, It they is not true obviously ना? qualify. Yes, ma'am. हाँ, सो तो देखो क्या बात है, ये आपके प्रिजम्पशंस हैं, ठीक है। वहां पर भी आपका ऐसा ग्रुप बनेगा जो बच्चे तैयारी करेंगे, ज्यादा अच्छा ग्रुप बनेगा, ज्यादा अच्छे बच्चे होंगे, ठीक है। और कॉलेज में आप कितना इन्वॉल्व होते हो, चलो पढ़ाई तो देखो सब कॉलेज में करनी पड़ेगी। इनफैक्ट जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे ना, वहां पे टीचर इतने अच्छे होते हैं कि क्लास में सब समझ में आता है, घर पे पढ़ने की जरूरत थोड़ी कम पड़ती है। जितने घटिया कॉलेज में जाओगे उतना क्या होगा, टीचर पढ़ाएंगे ही नहीं और सब कुछ खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम तो सब कॉलेजेस में देना है आपको, ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कि अच्छे कॉलेज में ज्यादा पढ़ाई, अच्छे कॉलेज में कम पढ़ाई करनी पड़ती है, ज्यादा अच्छा माहौल मिलता है, समझ रहे हो। Yes, ma'am. कॉलेज यार अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है लाइफ का, करियर का, तो कभी भी कॉलेज और इन सब में कभी सेटल डाउन नहीं करना है, समझ गए। अगर हार्वर्ड जाने का मौका मिले तो हार्वर्ड चले जाना, यूपीएससी की तैयारी होते रहेगी। Okay, ma'am. नहीं, मैं Thank you, ma'am. सीरियसली बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल बहुत सीरियसली बता रही हूँ इस बात को कि ये सब डाउट्स आपके अभी हैं क्योंकि आप गए नहीं हो। जैसे ही जाओगे बहुत बढ़िया लगेगा। आपको पहले ही बताया कि दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटे आपको तैयारी करनी है कॉलेज के साथ साथ, अपने आप टेम्पो बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। Okay, ma'am. ये मत सोचना कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ अच्छे अच्छे कॉलेज नहीं जाऊंगा, ये ऐसे डाउट्स कभी लाइफ में नहीं रखने हैं। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. मैं एक सिंपल, मैं इस पे एक थोड़ा बोलूंगा ध्रुव। हाँ, किसी भी अच्छे, जैसे उन्होंने पहले बता दिया कि कॉलेज अच्छे जाओगे तो जितने भी लोग, जैसे बाकी लोग भी जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपोजर मिल जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि अभी आपको एग्जाम देना है, तो प्रेशर मत फील करो कि अभी उस चीज को एक पैरामीटर मत बनाओ डिसीजन लेने का जो अभी है ही नहीं पिक्चर में। यदि तुम एग्जाम लोगे, अभी कई लोग बोलते हैं कि नहीं मैंने 12th के बाद स्टडी तारीख शुरू कर दी थी और फर्स्ट अटेम्प्ट, बात सही है, लेकिन तुम्हारे पास 4 साल है। तो कोई ऐसा इंसान जो इस साल एग्जाम लिख रहा है और ऐसा इंसान जो 4 साल बाद देगा, दोनों का स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकता है। और ये तुम अच्छे कॉलेज जाते हो जैसे इन्होंने बताया, तो तुम्हें एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा और मैनेजमेंट करना, टाइम मैनेजमेंट करना सीखोगे। तुम क्लासेस जाओगे तो एक्सपोजर अच्छा है, फिर इंटरव्यू में भी मदद आएगी, कॉन्फिडेंस भी तुम्हारा हाई रहेगा। तो बेस्ट ही चूज करो, है ना। Yes, sir. Thank you, sir. हाँ, और ये सारी सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है, मतलब ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। चाहे वो स्टूडेंट हो जो बोले कि हमें ऐसे राइटिंग नहीं हो रही या हम याद नहीं कर पा रहे। प्रिजम्पशंस बहुत हैं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई शुरू नहीं की है, और से कुछ लोगों ने शुरू कर दी है तब भी ऐसा फील हो रहा है। वो इसलिए है कि आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से बहुत ज्यादा है। केवल यदि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं सोचूं कि मैं 4th ईयर के स्टूडेंट से भी अच्छा प्रोजेक्ट बना लूं, तो हो सकता है बना सकता हूं मैं किसी एक टॉपिक पे जिसपे मेरी अच्छी नॉलेज है। तो लोग ये नहीं देखते कि मेरी नॉलेज किस पे अच्छी है, वो आउटपुट देखते हैं। तो पहले खुद से पूछो कि आपकी नॉलेज उतनी स्ट्रांग है क्या जो आप कंपेयर कर रहे हो खुद को किसी और से। तो आंसर यदि नो है तो अपनी नॉलेज स्ट्रांग करो, ठीक है। और आंसर राइटिंग में जैसे बोला गया कि आंसर राइटिंग मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है, सीधी सी बात है। मतलब इस पे आप हंस भी सकते हो खुद से कि अरे नहीं लिख पा रही हूँ, क्यों नहीं लिख पा रही हूँ या क्यों नहीं लिख पा रहा, क्योंकि मैंने ये फैक्ट नहीं पढ़ा है। ये फैक्ट पढ़ूंगी तो शायद अच्छा लिख देंगे। जब आप फैक्ट ढूंढने लगते हो ना, तो सेकेंड वाला जो आता है कि सोर्सेस क्या आता है, उसका आंसर इस क्वेश्चन से आ जाता है। यदि आप आंसर लिख रहे हो, से कोई इकोनॉमी रिलेटेड आप ऐसे लिख रहे हो या फिर कोई आंसर लिख रहे हो, तो उसमें आपने सब कुछ दे दिया, टर्म्स डिफाइन कर दिए, इंस्टीट्यूशंस के रोल्स डिफाइन कर दिए, तब आपका कोई ऐसे पढ़ेगा बोलेगा इसमें तो फिगर है ही नहीं। तो आप इकोनॉमिक सर्वे, आपको पता चला कि एक सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे, वो मुझे देखना है, उससे मैं फिगर डाल सकता हूँ। तो हमेशा ना खुद से पूछो, आपके टीचर भी गाइड करेंगे कि कहाँ मैं वीक फील कर रहा हूँ, वो मदद करेगा। प्रिजम्पशंस मत करो, ठीक है ना। प्रिजम्पशन नहीं मत कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।
किसी के पास कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं सर से मैडम से। हेलो सर, मानसी आई एम। यस मानसी, पूछिए। हेलो हाँ मानसी बताइए। सर, कोई यूँ बोलता है कि हिंदी मीडियम में एग्जाम दो तो कुछ अच्छा नहीं रहता, मतलब इतना लेवल नहीं है हिंदी लैंग्वेज का, इंग्लिश में दो तो इट्स बेटर, सब यूँ कह रहे। अब मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी में दो इंग्लिश में दो। मेरे को तो सब हिंदी में परफेक्ट समझ में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पर बहुत सारे सुनने के बाद में ऐसा लग रहा है कि हिंदी में नहीं देना चाहिए। यूँ अब यूँ बोलते हाँ, तो जैसे अभी तुमने अपना आंसर ना खुद दे दिया मुझे। जैसे आपने क्या बोला कि आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है। एक सिंपल सा देखो कि जो जिनसे तुम पूछ रही हो क्या वो हिंदी मीडियम वाले हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम में दिया है? यदि वो हिंदी मीडियम वाले होंगे तो वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं। हाँ, तो वहाँ क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, उनका अपना बायसनेस है। तो आप किसी की वीकनेस से पूछ रहे हो कि उनके स्ट्रेंथ क्या है ना। यदि मेरी वीकनेस हिंदी है और आप मुझसे पूछोगे कि सर हिंदी में करना है क्या, तो मैं तो बोलूंगा कि मुझे या तो पता नहीं, या तो फिर मैं बोलूंगा नहीं इंग्लिश करो, क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ है। तो एक बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, अपनी प्रिपरेशन देखो, और जो आपका स्थिति और गट फीलिंग बोलता है, मतलब आपके आसपास के लोग यदि आपको गाइड करने के लिए हैं, आपके पास मटेरियल पूरा है और आपका जितनी तैयारी है वो हिंदी में एकदम पुख्ता है, तो आप हिंदी में ही रहो, है ना, हिंदी से ही फॉलो करो। मतलब जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था उस साल आई थिंक रैंक 5 या 3 था, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, निशांत जैन नाम है शायद उसका, ठीक है, निशांत जैन ही नाम है ना, मतलब हाँ, मतलब ही इज वन ऑफ द टॉप 100 रैंक, आई थिंक टॉप 50 रैंकर्स होगा, टॉप 10 में होगा। तो ये तो लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर। सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस जो हिंदी और इंग्लिश में आता है वो ये होता है कि इंग्लिश में मटेरियल बहुत मिल जाता है पढ़ने का, है ना, दोस्त मिल जाते हैं, मटेरियल मिल जाता है। हिंदी में थोड़ी सी कठिनाई होती है क्योंकि मटेरियल कम मिलता है, स्पेशली गुजरात में। लेकिन अगर आप जैसे इलाहाबाद और इस साइड जाओगे जो प्रॉपर हिंदी बेल्ट है, तो आपको देखोगे वहां पे मटेरियल बहुत है। और यार अगेन जैसे मैंने बोला, जैसे जो मेरी पहले की पोस्टिंग थी तो वहां पर मेरे साथ ही जो एक आईएएस ऑफिसर थी वो केरलाइट है, ठीक है, तो एवरीवन यूज्ड टू डाउट कि केरलाइट है और गुजरात में पोस्टिंग मिला है और कच्छ में पोस्टिंग था, बट शी वाज सो फ्लुएंट इन गुजराती, ठीक है, मैं भी गुजराती नहीं हूँ लेकिन गुजराती मतलब काफी अच्छे से अब पढ़ और समझ लेती हूँ। बोलना थोड़ा सा इतना अच्छा भी नहीं हुआ है पर शायद हो जाएगा एक आध साल में। तो लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं हो सकता अगर मेरे को नॉलेज अच्छी है तो, ठीक है। तो जैसा उन्होंने बोला, सही बोला कि आपकी स्ट्रेंथ है हिंदी, तो आप हिंदी में ही तैयारी कीजिए और ऐसे टीचर और ऐसे फ्रेंड्स ढूंढो जो साथ में हिंदी में करे ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं सर मैम से। मैम सर। या प्लीज। हाँ जी। हाँ, वो मुझे ये था कि जैसे कि करंट अफेयर या ज्योग्राफी किसी की भी मतलब टेस्ट सीरीज लगा के मतलब शोल किया तो क्या होता है कि मतलब आंसर मतलब इतने अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं और उसमें नेगेटिव बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब मोटिवेट कैसे करें अपने आप को? यार देखो, अगर -4 नहीं आ रहा है और 0 आ रहा है मार्क्स टोटल, तो आई थिंक फर्स्ट लेवल के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन है, ठीक है। -4 से ज्यादा डर लगेगा बजाय 0 आने के। उसके बाद देखो कि 0 से 5 आए, 5 से 10 आए, ठीक है। आप सुन रहे हैं धरा? यस मैम, यस। अच्छा, इसके अलावा अपना ना गलती का पैटर्न नोटिस करो। जैसे पैटर्न ऐसे होता है कि कभी कभी करंट अफेयर्स वाला पार्ट वीक है, उससे मेरा आंसर गलत हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे पता था ये है लेकिन मैंने जबरदस्ती पता नहीं किस मूड में आकर आंसर गलत मार्क कर दिया, सी की जगह बी मार्क कर दिया, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में मार्क कर दिया, अंडर कॉन्फिडेंस में मार्क कर दिया। अपना एक पैटर्न नोटिस करो और सीधे सीधे ऐसा नहीं होगा कि सीधे पहले दिन ही 200 में से मेरे 180 मार्क्स आ जाएंगे। 200 में से पहले दिन आएंगे हो सकता है -4, अगले दिन 0 आना चाहिए, तीसरे दिन +4 आना चाहिए, समझ रहे हो। खुद से पहले कॉम्पीट करो, फिर
हम बाहर कॉम्पीट करेंगे। और एक चीज हमेशा करना, सारे स्टूडेंट्स के लिए बोलूंगी, प्रीलिम्स के लिए, कि आप लोग, जैसे आपने आज कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, ठीक है, आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए और लेटर से आपके सारे आंसर गलत हो गए, आप उन सबके आंसर आज आंसर की देखकर याद करो कि क्या आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए था, और एक हफ्ते बाद बैठ के सेम पेपर सॉल्व करना, सेम पेपर, ठीक है, और उस दिन देखना कि क्या आपके आज 100 में से कम 60-70 करेक्ट हैं, या आज भी आप 0 करेक्ट करके आए हो। समझ रहे हो? अपनी गलती से भी हमें सीखना है। कई बार ये भी मैं करती थी, जैसे कुछ टॉपिक्स थे हिस्ट्री के जिन्हें मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से ही पढ़ा है, मतलब उनकी बुक्स नहीं पढ़ी, क्यों टाइम नहीं था मेरे पास उतना पढ़ने का, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी जो क्वेश्चन बैंक था, उन क्वेश्चन बैंक में उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए और उनको याद कर लिया वहीं से, कि अगर कुछ एग्जाम में से आ गया और इनमें मैं लिख दूंगी, नहीं आया तो मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। तो जब भी मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको आंसर राइटिंग करनी है या प्रीलिम सॉल्व करना है, उसका मतलब ये है कि प्रीलिम सॉल्व करना है, गलतियां समझनी है, करेक्ट आंसर याद करने हैं, और नेक्स्ट टाइम अगेन उसको 1 हफ्ते या 1 महीने बाद वापस करना है और देखना है कि मेरे कम से कम अब वो आंसर गलत ना हो, ठीक है, गलतियां रिपीट नहीं करनी है। ओके मैम। थोड़ा एडिशन कर रहा हूँ मैं इसमें, कि जनरली लोग पेपर क्यों सॉल्व करते हैं, देखना अपने आसपास में भी, या हम भी, जैसे मैं भी पेपर सॉल्व क्या करता था देखने के लिए कि कितने सही होते हैं, है ना, और उसमें मानो सही से ज्यादा गलत हो जाए तो बहुत ही बुरा लगता है। एक बार तो ऐसा भी होता है कि हम दोबारा पलट के टेस्ट पेपर देखते नहीं है। तो जो हमारा सॉल्व करने का मकसद होना चाहिए कि हमने कितना चैप्टर पढ़ा है, समझा है, वो मिस हो जाता है और हम एक नेगेटिव लूप में फंसते चले जाएंगे कि नहीं आज तो 10 गलत हुए, कल 12 गलत हो रहे हैं। यदि सही हो गया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो कभी भी टेस्ट पेपर देने के बाद ना, यदि बहुत ज्यादा डिप्रेशन लगे तो पहले अपने आप को रिलैक्स करो, वॉक पे जाओ, चाय पियो, कुछ मिठाई खा लो, या आपने टेस्ट पेपर दिया, फिर जैसा इन्होंने बोला कि वापस देखो कि कहाँ पैटर्न है, लेकिन से कि आपका 2-3 बार ऐसा नेगेटिव नंबर आ रहा है किसी एक, जैसे पॉलिटी में आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हो और पार्लियामेंट में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप टेस्ट बार बार मत दो। अब आपको समझना चाहिए कि आपको पार्लियामेंट नहीं आया है इसलिए आपके गलत हो रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि आपने टेस्ट दिया, सही जो है वो तो है ही, गलत को आप समझ लो और वापस उस टॉपिक को पढ़ो कि टॉपिक में क्या मिस रह गया मुझसे, फिर पेपर दो, ठीक है। निगेटिव लूप में जाने से मतलब सीखने का तरीका तो है कि बार बार टेस्ट देके सीखो, लेकिन कौन सा टॉपिक मिस हो गया ना, ये हमें बताता है टेस्ट का गलत कम नंबर। ये टेस्ट में कम नंबर आना ये नहीं बताता कि आपने पढ़ाई सही तरीके से नहीं करे, गलत तरीके से कर रहा हो, ये कभी नहीं बताता। वो ये बताता कि उस समय टेस्ट देते समय आपकी मेंटल कंडीशन क्या थी, ठीक है। तो उस चीज को एक्सेप्ट करना सीखो। और यूपीएससी में क्या बहुत ज्यादा मेंस में भी बहुत लगातार एग्जाम देते रहते हैं, तो अपनी ये आदत बनाओ कि पैनिक ना करो, भले ही एक पेपर खराब हो जाए, पैनिक ना करो, इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करनी पड़ेगी आप लोगों को। ओके सर। और एक ये था कि सर मेरा मतलब 2022 में अटेम्प्ट है, तो अभी मेरे साथ मेरे पास 2 साल है, और इसमें क्या हो रहा है कि मेरा ग्रेजुएशन अभी खत्म हो रहा है, तो मुझे मतलब मास्टर्स के लिए करना चाहिए या फिर डेडिकेटिवली सिर्फ यूपीएससी करनी चाहिए सर? आपका दिल क्या बोलता है, आपका दिल क्या चाहता है, ये पता है आपको? नहीं मैम, बस बहुत कंफ्यूज हूँ सिर्फ इस चीज के लेकर ही, क्या करना चाहिए क्या नहीं। मतलब सब लोग मेरे को मतलब फैमिली मेंबर बोल रहे हैं कि अगर मास्टर, देखो सबसे पहले तो खुद सोचो बैठ के अकेले, ठीक है, कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में फर्दर डाउन मतलब आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद और आज से 30 साल बाद, ठीक है। उस दिन तब ये बिल्कुल मैटर नहीं करेगा कि तुमने अभी क्या किया था। और अगर यूपीएससी देना है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें फुल टू अटेम्प्ट देना है 1 साल, तो दे दो। तुम्हें लगता है नहीं मास्टर्स में एडमिशन ले लेना है, तो मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए भी तुमको थोड़े महीने की मेहनत लगेगी, उसके बाद वापस यू कैन गो बैक टू यूपीएससी, है ना। कॉलेज में सिर्फ एक एडमिशन देने का टाइम टफ होता है, समझ रहे हो, लेकिन इतना ना कंफ्यूज मत हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। यूपीएससी में आने के बाद भी मास्टर्स कर सकते हो, ठीक है, और यूपीएससी से पहले भी मास्टर कर सकते हो, ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको ये डिसीजन ना खुद लेना पड़ेगा। आप सब बच्चों को मैं बोलूंगी कि आपने मतलब बहुत थैंकफुली मैं थैंक्स कहूंगी सर को कि हम सब कनेक्ट हुए
लेकिन इतना सारा लोगों का बात सुनने का जरूरत नहीं है। मेरा भी बात पसंद नहीं है तो मत सुनो, ठीक है। अपने आप से पूछो, अपने आप को पहले तो सच बोलो कि भाई मेरी मेरी क्या कैपेसिटी है, मेरी क्या लिमिटेशन है, और मैं कहाँ पर ठीक से काम नहीं करती हूँ, उस पर वर्क करो, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने तो अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, अब आपका चांस है। तो मैं तो इस साइड से बोल रही हूँ, लेकिन एग्जाम आपको देना है। आप लोग को बहुत सारा मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, तैयारी करना है, ठीक है। तो लग जाओ। जिस दिन लग जाओगे ना, तो उस दिन खुद से मुझे फोन कर लेना चाहो तो, और तब डाउट्स पूछना कि मैडम कल 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, दोनों में कुछ आप अपना सजेशन दीजिए, तो मैं बेटर सजेशन दे पाऊंगी आप सभी को, बजाय ऐसे जनरल बातें करने के, है ना। समझ रहे हो। और अपने आप पिक्चर क्लियर होती जाएगी कि लाइफ में आगे क्या करना है। आराम से तैयारी कीजिए। आपको लगता है मास्टर्स भी करना है साथ साथ, तो मास्टर का भी एग्जाम दे ही दो, ठीक है। जरा इस पे मैं बताऊंगा। जैसे तुम अभी ये सोच रही हो ना, सेम सिचुएशन से मैं गुजरा था। तो जो चीज हाथ में है उसको हम छोड़ सकते हैं, कोई चीज हाथ में नहीं है इसको नहीं छोड़ सकते। से तुम्हें मास्टर्स का एग्जाम देना है, मैं सोचता रहा हूँ कि मास्टर दूं, यूपीएससी दो, मास्टर दूं, यूपीएससी दूं। ना मैं यूपीएससी में बैठा, ना मैंने मास्टर के लिए अप्लाई किया, है ना। तो क्या होगा, प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। तो यदि आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी फैमिली कंडीशन सब कुछ देखते हुए आपको लगता है कि नहीं मास्टर के लिए एनरोल करना है, तो मास्टर के लिए एनरोल हो जाओ, 1-2 महीने 3 महीने जो भी होता है। और उसके साथ देखो यूपीएससी चल रहा है, आपकी प्रिपरेशन हो रही है नहीं हो रही। यदि आपको लगता है कि आपका कोर्स, मास्टर्स का कोर्स यूपीएससी में एक बैरियर आ रहा है, और आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन इतनी अच्छी है या इस लेवल की है कि आप नेक्स्ट ईयर कॉन्फिडेंट है हो सकता है, तो मास्टर से ड्रॉप ले लो 1 साल के लिए, ठीक है। ओके सर। वो आपका डिसीजन है और बहुत सारे वेरिएबल पे होता है, वो आप पर्सनली एक बार देखना, सोचना एकदम ठंडे दिमाग से। ओके सर, थैंक यू। या किसी और को भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यस राहुल, पूछिए आप। सर वो इकोनॉमिक्स को कैसे उसके कंसेप्ट याद रखे जाएं और उसका पढ़ने का क्या तरीका है, एंड जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उनको जल्दी कैसे रिमेम्बर कर सकते हैं? राहुल, हेलो। यस। आपने जो पूछा उसको 3 पार्ट में आपने मैं तोड़ता हूँ। पहले कंसेप्ट कैसे याद रखा जाए, दूसरा इकोनॉमिक्स के ऑब्वियसली, दूसरा टर्म्स, और तीसरा क्या बताया आपने, थोड़ा ग्लिच सा था। सर गवर्नमेंट स्कीम्स जो आती हैं बहुत सारी, उनको कैसे जल्दी रिमेम्बर किया? देखो गवर्नमेंट स्कीम्स याद करने का तो बहुत सिंपल तरीका है। अखबार में ऐड कर दो। एक तो जैसे होता है घर पे या दोस्तों के बीच, कॉलेज में पढ़ते हैं आप? नहीं सर, मेरा मास्टर्स हो रहा है, दोस्त होंगे, है ना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टर्म्स की बात करते हैं। टर्म्स को हम क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक में, टर्म्स को क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि हमें कंसेप्ट समझ में आ जाए, है ना। बैंक रेट, रिपो रेट, SLR, CRR, ये सब क्या है, ये सब टर्म्स हैं। तो ये टर्म्स हम समझेंगे तभी इनकी इम्प्लीकेशन समझेंगे, ठीक है। तो यदि कोई एक न्यूज हेडिंग आई, से तुम इकोनॉमिक्स की बुक उठाते ही नहीं हो अभी 1 साल तक, कोई भी जो स्टार्ट कर रहा है यूपीएससी वो इकोनॉमिक की बुक नहीं उठाता, केवल न्यूज़पेपर पढ़ता है। न्यूज़पेपर पढ़ता है तो सारे इकोनॉमी में जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, उसको अनदेखा मत करो। मोस्टली क्या होता है, जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो हम रखते हैं, अरे CRR ऐसा था, SLR इतना था, फिगर्स रट लेते हैं, टर्म्स कीवर्ड्स रट लेते हैं। रटो मत, 2 मिनट एक्स्ट्रा दो, विकिपीडिया पे पढ़ लो या फिर गूगल सर्च करके उसके बारे में थोड़ा पढ़ लो कि टर्म क्या है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, किस चीज पे ये डिपेंड करता है, और ये खुद किस चीज को वेरी करता है। ये 4 चीज यदि आप समझ लेते हो, वो टर्म क्या है, किस चीज पे डिपेंड करता है, और उसके फेरबदल से क्या चीजें होती है मार्केट में, ये यदि 3, और चौथा ये भी हो सकता है कि कई बार वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, यदि ये सब आप समझ लेते हो तो वो टर्म याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि जिस तरह हम लोग बार बार हम बात कर रहे हैं और बहुत स्टूडेंट्स बहुत ओपनली बोल भी रहे हैं, और वो बहुत कॉमन भी है कि एक बार में चीजें याद हो जाएं, वो किसी इंसान की अपनी पर्सनल कैपेसिटी है। हो सकता है मेरी हो सकता है आपकी हो सकता है किसी और की ना हो, तो उस पर हताश नहीं होना है, ठीक है। तो इसीलिए नोट्स बनाने का, जो लोग बोलते हैं नोट्स बनाने के लिए कि कीवर्ड लिया, उससे रिलेटेड की पॉइंट्स आपने लिख लिए उसके सामने, नेक्स्ट टाइम आप सेम कीवर्ड देखते हो न्यूज़पेपर में तो आप अपने नोट पे पलटो और नोट से देखो, ठीक है। आप ऐसा 4-5 बार करोगे ना तो वो चीज दिमाग में आ जाएगी। और
उसी वर्ड से रिलेटेड यदि कोई पॉलिसी है या उसी वर्ड से रिलेटेड कोई न्यूज चल रहा है, तो ओवरऑल इस चीज को याद करने के लिए क्या करो कि कोई दोस्त है तुम्हारा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, या इन जनरल कोई भी जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, उसका इम्प्लीकेशन कैसा होता है कि वो सब लोग बात करते हैं आपस में। तो कोशिश करो इन डिस्कशंस का पार्ट बनो। जितने भी लोग हैं, जैसे काफी लोग इस ग्रुप पे ऐड हैं, इस प्रिपरेशन के दौरान कोशिश करिए अपनी हेजिटेशन खत्म करने की, है ना, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज दे रहे हैं लीडर के रोल में आने के लिए। आप उस चेयर पे बैठना चाहते हैं जहां पे आपको बैठ के डिसीजन लेना है, तो आपकी हेजिटेशन सबसे बड़ा एक बैरियर है। तो डिस्कस करना शुरू करो तो पॉलिसी खुद याद हो जाएगी। ठीक है, और ब्रेक करो चीजों को। कोई भी चीज पढ़ते हो उसको ब्रेक करो, उसको डिस्कस करो। डिस्कशन के दौरान जो पॉइंट्स आपके आते हैं मन में, उनको खुल के व्यक्त करने की कोशिश करो, तो उससे आपको काफी समझ में आ जाएगा। आपको ऐड करना। हाँ, मैं बस यही बोलूंगी कि देखो, एक पेंगुइन की बुक आती है इकोनॉमिक्स के मतलब इसके लिए, इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट के लिए, बहुत छोटी सी पतली सी बुक है, चाहो तो वो बुक ले सकते हो, पेंगुइन की बुक फॉर इकोनॉमिक कीवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है, सर से या फिर अपने किसी भी टीचर से आप डिस्कस करो इकोनॉमिक्स, क्योंकि बहुत सारे जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं होगा, मेरा भी नहीं था, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, लेकिन टीचर से समझ लो तो बहुत बढ़िया समझ में आता है कि भाई इकोनॉमी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और सब कुछ बहुत कनेक्टेड है। ठीक है, इसके अलावा गुजरात में तो वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी में लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, मार्केट में भी लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके पेरेंट्स भी आपको समझा पाएंगे थोड़ा बहुत। इसके अलावा क्वेश्चन आपने पूछा कि हम कैसे उसे न्यूज में पढ़े ना, यही पूछा ना, पॉलिसीज कैसे, गवर्नमेंट स्कीम कैसे याद रखें। तो देखो, अभी पहले आप कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर लो। गवर्नमेंट स्कीम्स जो आती हैं उसके लिए आपको शायद सर नोट्स वगैरह भी देते होंगे, इकोनॉमिक सर्वे है, नोट्स मिल जाते हैं कोचिंग के, और हाँ, योजना कुरुक्षेत्र नाम की जो बुक्स आती हैं उनको पढ़ लो। सब लोग योजना कुरुक्षेत्र पढ़ा कीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, शायद गुजराती में भी आती होगी। बहुत ही बढ़िया बुक है, बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा ऐसे लिखने के लिए, जीएस के आंसर लिखने के लिए, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होती है। तो इतना शुरुआत करो पहले। ठीक है राहुल, देखो इसके बाद काफी बेनिफिट मिलना चाहिए मुझे लगता है। थैंक यू मैम। और आप लोग YouTube लेक्चर्स से भी सीखते हो सब लोग? YouTube लेक्चर्स जैसे आपके सर भी बनाते होंगे, और आपके सर भी बनाते होंगे, अभिनव सर, और साथ में और भी लोग जो बेसिक थोड़ा बहुत होता है। कभी कभी क्या होता है, कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट है जो कि मुझको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके मैं 2-3 YouTube वीडियोस देख लूं। ठीक है, हो सकता है ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मेरी आ जाए, लेकिन आपको ना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन सब चीजों में। कि पढ़ने का जैसे बच्चे करते हैं, मन नहीं करता, किसी दिन कम पढ़ते हैं, तो उस दिन सोच लो कि आज चलो मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स सिर्फ यूट्यूब देख के सीखने हैं। ठीक है, ये भी पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद अपने नोट्स जरूर बना लेना, 2 पेज के, 1 या 2 पेज के। ठीक है, ओके, किसी और को भी कुछ डाउट है पूछ सकते हैं? हेलो, यस यस, पूछिए। मैम, इफ यू डोंट माइंड, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या आपसे? पूछ लीजिए। आपको आईएएस बनने की इच्छा नहीं थी क्या? इच्छा तो थी, लेकिन उसके बाद जब मेरा IITS में सिलेक्शन हुआ तो फिर मतलब मेरे को दोबारा एग्जाम देने का मन नहीं किया। अच्छा, तो ऐसे कुछ मिल जाए हमको एग्जाम देने तो ले लेना चाहिए यार। मतलब ये तो बड़ी पर्सनल चॉइसेस है। मेरे बैच में कुछ 48 या 49 हम लोग थे, और मेरे अलावा सब लोगों ने एग्जाम दिया था। ठीक है, और मेरा एग्जाम ना देने का एक और भी रीजन ये था कि मतलब एक पर्सनल रीजन भी था एग्जाम ना देने का। ठीक है, तो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। तो मेरे साथ के बाकी सब बच्चों ने एग्जाम दिया था। उस टाइम मेरा एज भी मतलब इतना नहीं था, अटेम्प्ट्स बाकी थे, आई वाज 25 और 26 ईयर। तो ये तो पर्सनल डिसीजन है, लेकिन मतलब डिपेंड करता है ना आपको सर्विस से और लाइफ से क्या चाहिए। तो जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया शायद, तो इसलिए नहीं दिया मैंने अटेम्प्ट। अच्छा, और मैम वो मैं आपको वो लैंग्वेज के बारे में बोल रहा था, उसमें अगर रेपो रेट लिखना हो हमें, तो क्या रेपो रेट गुजराती में लिखने का क्या? हाँ,
ये अगेन रेपो रेट आप आराम से इंग्लिश में REPO RATE रेपो रेट लिख सकते हो। ठीक है मैम। ओके, नेक्स्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब सेशन को हम 10 मिनट्स में रैप करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए जल्दी मैम से, सर से। सर मैं एक चीज सब बच्चों के लिए बोलना चाहूंगी यस मैम। कि अगर सारे स्टूडेंट्स एक एक छोटा कोई भी ऐसे लिख लें यूपीएससी के लास्ट 1 और 2 ईयर के उस पर, तो हम एक नेक्स्ट सेशन इनके ऐसे राइटिंग स्किल्स कर सकते हैं विद देयर पर्सनल, मतलब इनके पर्सनल मैं उसमें कमेंट कर सकती हूँ कि भाई किसके ऐसे में क्या अच्छा था और क्या इम्प्रूवमेंट के एरियाज हैं, तो ज्यादा मीनिंगफुल हमारा हो पाएगा। यस मैम, तो कर सकते हैं सेशन। मींस ऐसा करें कि इंडिविजुअली सब ऐसे लिखें और वो मींस व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज दीजिए। जी सर। हाँ, और एक बार आप उसको रिव्यू कर लीजिएगा और फिर इंडिविजुअली आप दे सकते हैं कमेंट, और हम कैसा ओपन सेशन रखेंगे ताकि जैसे कि सबको फायदा हो उसका। जी सर। और सर उसमें मैं थोड़े अपने एस्से के टिप्स और अपने एग्जांपल्स भी डाल सकती हूँ, ताकि अगर जैसे बच्चों को होता है कि आपने कैसे लिखा था, आपने क्या किया था, तो वो वाली चीज भी, और साथ में जो मेरे कुछ और फ्रेंड्स वगैरह होंगे मैं उनसे भी इनपुट ले सकती हूँ कि भाई उन्होंने अपने एस्से में क्या लिखा था। यस मैम। तो आई थिंक वो उससे क्या होगा, इनकी आंसर राइटिंग भी हो जाएगी, एक एस्से राइटिंग भी हो जाएगी, और हम लोग कुछ टॉपिक पे बात कर पाएंगे। यस मैम, तो कर सकते हैं। तो मैं इस पे वर्कआउट करता हूँ। जी सर। तो आई गेस सब कुछ डाउट नहीं है किसी के पास, तो हम इस सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो ओवरऑल अगर इस पूरे सेशन को हम समराइज करें तो 5 चीजें मींस मेन पार्ट थी। एक तो हर एक स्टूडेंट्स का डिफरेंट अप्रोच होता है, कोई ऐसा ये कि यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं है कि आप फॉलो करें, कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे एग्जाम क्लियर होगा। दूसरा, एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा सर मैडम ने किया था, यू हैव टू कंसोलिडेट योर स्ट्रेंथ एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकनेस। थर्ड एस्पेक्ट था, यू नीड टू अंडरस्टैंड सिलेबस एंड देन यू हैव टू गो अहेड। फोर्थ, देयर शुड बी कंटिन्यूटी इन प्रिपरेशन। कोई सोशल ओकेशन है, कॉलेज का एग्जाम है, बट देन ऑल्सो योर प्रिपरेशन मस्ट गो ऑन। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, यू शुड हैव सेल्फ बिलीफ इन योरसेल्फ। तो एग्जाम ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम इज अचीवेबल, अप्रोचेबल, और हमारे जैसे लोग ही एग्जाम क्लियर करते हैं, और हमारे जैसे ही लोग हैं जो नहीं भी क्लियर करते हैं। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि हमें किस साइड पे रहना है। सो आई थैंक अविनाश सर एंड रेनी मैडम फॉर सच ए वंडरफुल सेशन। सर एक यस अविनाश प्लीज। एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा। यस यस प्लीज। जैसे जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं मेरी आवाज सुन सकते हैं, इसका आंसर खुद देना, और बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सही देना, दिल से देना। कितने लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से शरीर स्वस्थ रहता है? सभी जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं कि सही नींद लेने से अच्छी तबीयत रहेगी? सब लोग जानते हैं। तो ये जो सेशन किया, इसमें 5 पॉइंट्स निकल के आए, सब जानते हैं। लेकिन यदि आप इस पे एक्ट करोगे, बहुत सारे लोग इंटरव्यू की टिप्स पढ़ते रहते हैं, वीडियोस ही देखते रहते हैं, वो गलती मत करना। वो खुद में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। जानना बहुत इजी, जानना टफ पार्ट होता है, मैं मानता हूं, लेकिन एक बार आप जान गए, उसको प्रैक्टिस में लाओगे तभी होगा। जैसे अभी हमने बोला, सोशल ओकेजन हो या एग्जाम हो, क्यों पढ़ाई करनी जरूरी है? क्योंकि जो लोग जानते इस बात को कि जिम जाओ तो स्वस्थ रहोगे, वो एग्जाम के टाइम पे भले ही जिम के दर्शन करने जाए, लेकिन जिम जाते जरूर है। भले ही कोई गायक है, वो 2 घंटा रियाज करे ना करे, एक गाना नहाते नहाते कहीं ना कहीं गुनगुना देगा। क्यों? इससे रूटीन बना रहता है। तो यदि आप सीरियस प्लेयर हो तो आप ये चीज खुद अंदर आ जाएगी। तो केवल नॉलेज को सुन लेने से नहीं होगा, नॉलेज को ग्रहण करना होगा, और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से आपके क्वेश्चंस भी अच्छे होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो बेस्ट लक सभी के लिए, यही मैं बताना चाहता था। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस टू एवरी स्टूडेंट्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। हम सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू। जी सर, जी सर। मजा आइला, मतलब बहुत मजा आइला।